वेलकम बैक बच्चों। हम लोग अपना आईसी इंजन का 12वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले टर्न तक हम लोगों ने ये देख लिया कि कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन होगा उसमें 5 कॉमन कंपोनेंट होंगे। उसके बाद अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग होगा, और डीजल है तो इंजेक्टर और फ्यूल पंप होगा। लेकिन एक चीज तय है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म। जब हम वॉल्व बोलते हैं तो क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 वॉल्व की बातें कर रहे हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, या कभी कभी बोलते हैं सक्शन वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। कायदे से बोलना चाहिए, इनलेट के साथ बोला जाए तो आउटलेट बोलिए, सक्शन के साथ बोलिए तो एग्जॉस्ट बोलिए। तो 2 वॉल्व होते हैं, लेकिन ये वॉल्व हमें सही समय पे खोलने और बंद करने, इसके लिए एक होता है वॉल्व मैकेनिज्म, जो हम लोगों ने पिछले 2 टर्न पे पढ़ लिया। उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कर लिए, एग्जाम में आ जाते हैं, छोटा हल्का सा ओरल न्यूमेरिकल, वो कर लेंगे आप। अब हम लोग उसी पे आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब बेटा अगर हम लोग कहें कि जो आईसी इंजन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, 11 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं आया था जहां पे आप कह सकते हैं कि सर बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने क्लास किया है तो चीज समझ में आ रही होगी। कुछ था ही नहीं, बहुत आसान चीजें थी, और उसके बाद उससे संबंधित आप गाइड के सवाल लगाएंगे तो हो जाएगा। अब आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा मुश्किल है जो पीछे की पढ़ाई हुई है उससे, और हम अगर ईमानदारी से कहें तो शायद एक बार में हम आपको ये समझा भी नहीं पाएंगे। आज जब हम लोग इसको शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन घबराइए मत। हम लोग जो कुछ आज करेंगे इसी को थोड़ा और डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। हमने जब गैस पावर साइकिल पढ़ लेंगे उसके बाद इसको फिर से पढ़ेंगे, तो एक चीजें जो अभी आपके कम समझ में आएंगी, थोड़ा 50% आएंगी, वहां पहुंचते पहुंचते 90% हो जाए। इसका मतलब आज के लेक्चर में आपको मानसिक रूप से थोड़ा तैयार रहना है कि उतना आसान हलवा टाइप का नहीं है कि सीधे एक बार में हमने बोला आपके समझ में आ गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वो तो क्लास के बाद मालूम चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच पाई कि नहीं। तो टॉपिक का नाम है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, बेटा नाम से ही हो रहा है, वॉल्व की टाइमिंग को दिखाने वाला आरेख। बेटा हिंदी में बोलते हैं डायग्राम को आरेख। मतलब किन वॉल्व की बातें हो रही हैं? सर अभी आपने बोला था इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। इसका मतलब किसी 4 स्ट्रोक इंजन में जो हमारा इनलेट वॉल्व है या जो हमारा आउटलेट वॉल्व है वो कब खुलता है और कब बंद होता है, इसको प्रदर्शित करने वाला जो डायग्राम होता है उसी को बोलते हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या करता है? वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में जिस इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है, देखिए हाँ ये चीज ख्याल रखिएगा, हर इंजन का अलग अलग वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होगा। जैसे हम लोग जाते हैं एक्सरे कराते हैं, तो मेरा एक्सरे लेके हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो किसका एक्सरे है? मेरा है। और आप करा के आएंगे तो आपका है। तो ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम हर इंजन का अलग अलग होता है। ओके, आइए अब जरा इसके अंदर चलते हैं। बेटा हम लोगों ने जो पिछली पढ़ाई की है उस हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में मुख्य रूप से 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है सक्शन। सक्शन के दौरान क्या होता है? सर पिस्टन टीडीसी पे होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना शुरू करता है सर। लेकिन जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को चलना शुरू करता है, सक्शन वॉल्व खुल जाता है। चलते 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 पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है। जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो इस दौरान क्या होता है? सक्शन वॉल्व खुलने की वजह से इसके अंदर चार्ज का सक्शन होता है। कितना सक्शन होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। अब लास्ट में पिस्टन कहां पहुंच जाता है? बीडीसी पे पहुंच जाता है और सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है। तो सक्शन वॉल्व कब खुलता है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान। जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो सक्शन वॉल्व खुलता है, और जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है। इस दौरान, सक्शन के दौरान, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। अब आ गए हम दूसरे स्ट्रोक पे। एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद ही था, सक्शन वॉल्व बंद हो चुका है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है और दोनों वॉल्व बंद रहते हैं, परंतु इस दौरान क्या होता है? चार्ज का कंप्रेशन होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। इसके बाद क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है। जो चार्ज है उसको हमने कंप्रेस कर दिया है, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया है। तो जल क्यों नहीं रहा है? मैंने कहा बेटा इसको टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। चिंगारी आती है, इसको टेम्परेचर मिलता है, चार्ज जल उठता है, कंबस्शन गैसेस बनती हैं, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। बट इस दौरान भी दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंत में पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है
और सिलेंडर के अंदर क्या होती है, जली हुई गैसेज होती है, जो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं ये होते हैं, जिससे आपने ऊर्जा ले ली है, इनका प्रेशर टेम्परेचर गिर चुका होता है। अब हमें इसको बाहर निकालना है, तो अब पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी की ओर। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो ये जो भी अंदर जली गैसेज है बाहर कब जाएंगी, जब एग्जॉस्ट वाल्व खुला होगा। तो पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी की ओर, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और कंबशन गैसेज बाहर जाती है। जैसे जैसे पिस्टन बीडीसी से चलता हुआ टीडीसी पे पहुंचता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। फिर शुरू होता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट। इसका मतलब कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्शन वाल्व को खुलना है, खुले रहना है और सक्शन स्ट्रोक के अंत में बंद हो जाना है। इन दोनों स्ट्रोक्स में, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। जबकि हमारे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा जब पिस्टन बीडीसी पे है, और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। ये हम लोग थ्योरी पढ़ी है। अब हम लोग एक एक स्ट्रोक को देखते हैं थोड़ा सा, और वाल्व की टाइमिंग्स को देखते हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन का, मतलब पेट्रोल इंजन, और उसका सक्शन स्ट्रोक। हम लोगों ने पढ़ रखा है थ्योरी में क्या होगा, सर पिस्टन चलेगा टीडीसी से बीडीसी, वेरी गुड। इस दौरान सर सक्शन वाल्व ओपन होगा, चार्ज अंदर आएगा, और जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। आइए इसको हम एनिमेशन में दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा। आइए ये देखिए, अब देखिए इसमें ये पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है और हमारा सक्शन वाल्व खुल रहा है, और जैसे ही नीचे पहुंचा सक्शन वाल्व बंद हो गया। फिर से देखिए एक बार। अब इसका मतलब देखिए सक्शन वाल्व खुल रहा है, खुला और फिर बंद हो गया। अब मैं इसको बीच में रोकूंगा। अब इस वक्त देखिए, इस वक्त यहां अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त सक्शन वाल्व की पोजीशन क्या है, सक्शन वाल्व बंद है, नहीं सर, सक्शन वाल्व खुला हुआ है, कंप्लीट खुला हुआ है। जब ये वाल्व, अब इसको कौन खोल रहा है, वही कैम खोल रहा है। कैम की जो प्रोफाइल होगी वो इसको कंट्रोल करेगी। अब सक्शन वाल्व खुल चुका है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखिए कि सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। अब वापस सक्शन वाल्व बंद हो गया। जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे, नीचे पहुंचते पहुंचते सक्शन वाल्व बंद, पिस्टन तो नीचे जा रहा है, वाल्व ऊपर जा चुका है। इसका मतलब सक्शन वाल्व खुला और सक्शन वाल्व बंद हुआ। किस दौरान, हमारे सक्शन स्ट्रोक के दौरान। इसके बाद सेकंड स्ट्रोक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। आप इस पे गौर कीजिएगा, दोनों वाल्व पे, ये दोनों वाल्व बंद रहेंगे। मैं कंप्रेशन स्ट्रोक दिखा रहा हूं, पिस्टन चल रहा है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर, जो चार्ज है कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं तो देखिए क्या हुआ, मैंने रोक दिया बीच में। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर चल रहा है, मतलब बीडीसी से टीडीसी चल रहा है, चार्ज का कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने से उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। कलर में भी दिखाया गया है, कलर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे रेडिश हो रहा है। मतलब टेम्परेचर, मैंने बताया था बेटा, तापमान मतलब लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा, चार्ज कंप्रेस्ड हो चुका है, टेम्परेचर हाई है परंतु जलेगा नहीं, उसी वक्त क्या आएगी, चिंगारी। तो कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा देखिए। अब देखिए कंप्रेशन के दौरान ये कंप्रेस हो जा रहा है, चार्ज कंप्रेस हो रहा है, करते 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 हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए टीडीसी पे। जैसे ही पिस्टन पहुंचा टीडीसी पे, ठीक इस वक्त चिंगारी आई। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है उस वक्त चिंगारी आती है, लेकिन दोनों वाल्व बंद रहे। हम लोगों ने पढ़ा भी है, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, तभी तो कंप्रेस होता है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे स्ट्रोक पे। तीसरा स्ट्रोक क्या है बेटा, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, पिस्टन सर, पावर स्ट्रोक के पहले क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा। टीडीसी के अंत में क्या होगा, चार्ज को हम जलाएंगे। कैसे जलाएंगे, इग्निशन करके। स्पार्क प्लग से चिंगारी आएगी, चार्ज जल उठेगा। चार्ज के जलने से क्या होगा, कंबशन गैसेस बनेंगी। वो गैसेस क्या करेंगी, पिस्टन पे दबाव डालेंगी और पिस्टन नीचे आएगा। आइए हम लोग पावर स्ट्रोक को देखते हैं। इसका एक और नाम है एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। देखिए इस दौरान भी देखिए दोनों वाल्व बंद है, दोनों वाल्व बंद रहेंगे और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, दोनों वाल्व बंद रहे। ये हमारा हो गया पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसके बाद अब हमारा चौथा स्ट्रोक शुरू होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी की ओर और इन जली हुई गैसेस को बाहर फेंकना चाहता है, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब ये एग्जॉस्ट वाल्व खुले। तो देखिएगा जरा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है कि नहीं। पिस्टन चल रहा है ऊपर की ओर, एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है, खुल गया और ऊपर पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट वाल्व पुनः बंद हो गया। फिर से देखिए, मैं बीच में रुकूंगा इस बार। ये इस वक्त देखिए एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, यहां पे देखिए एग्जॉस्ट वाल्व
खुला हुआ है, लेकिन जब ये पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तब तक एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका मतलब वाल्व सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ये जो हमारा सक्शन स्ट्रोक था, सक्शन स्ट्रोक में ये खुल रहा है, सक्शन स्ट्रोक खत्म होते होते ये बंद हो गया है। कंप्रेशन में और पावर में दोनों वाल्व बंद हैं, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, इसी की पढ़ाई करनी है। तो अभी मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है बेटा, जो आप जानते थे उसी को थोड़ा एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की है। अब कम से कम बेटा हम लोग को नेट से अच्छे अच्छे एनिमेशंस मिल जाते हैं, और स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा है कि हम आपको थोड़ा दिखा पा रहे हैं। अब बेटा हम लोग इसकी वो पढ़ाई करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आती, और आप विश्वास करिए प्रीमी में तो 12 सवाल दिए हैं, आपके जन में 8-10 सवाल होंगे, यश कुमार में 10 सवाल हैं। तो वॉल टाइमिंग डायग्राम के ऊपर कम से कम 10-12 ऑब्जेक्टिव सवाल लगभग हर गाइड में दिए हैं, और एग्जाम्स में आते भी हैं। मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा, अगर होने कोई चांस नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अब बेटा हम लोग चले वॉल टाइमिंग डायग्राम। तो वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, वॉल्व के खुलने और बंद होने के समय को दर्शाने वाला डायग्राम। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, VTD डायग्राम। VTD is a diagram representing the timing of opening and closing of valves. वॉल टाइमिंग डायग्राम में हम क्या प्रदर्शित करते हैं, पहली बात समझिए बेटा, वॉल टाइमिंग डायग्राम हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है। जहां पे वॉल होंगे वहीं उनकी टाइमिंग होगी। 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल नहीं होते, तो वॉल टाइमिंग डायग्राम हमेशा किसका खींचा जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन का। सर पेट्रोल का कि डीजल का, दोनों का। सर SI इंजन का कि CI इंजन का, मैंने कहा भाई SI इंजन में ही पेट्रोल इंजन आता है और CI इंजन में डीजल इंजन आता है, तो दोनों का खींचा जाएगा। तो वॉल टाइमिंग डायग्राम पे हम करते क्या हैं, उस 4 स्ट्रोक इंजन की जो भी इंजन है, सक्शन वॉल और एग्जॉस्ट वॉल कब खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं, इसको दिखाया जाता है डायग्राम पे। तो ये है वॉल टाइमिंग डायग्राम इज ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल अलोंग विद द टाइमिंग ऑफ इग्निशन। और साथ ही साथ अगर पेट्रोल इंजन है तो चिंगारी कब आ रही है, और डीजल इंजन है तो उसमें तेल कब आ रहा है, ये भी उसमें दर्शाया जाता है। तो अब इन सब चीजों को दिखाने वाला डायग्राम कहलाता है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब हम लोग चलते हैं बेटा, अच्छा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, सर इस डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने कहा बेटा इस डायग्राम को बनाने के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। कहने का मतलब कि आपको जिस भी इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम बनाना है, आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके आप उस इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, एक्सरे मशीन सामने जाके खड़े हो जाएंगे, हमारा एक्सरे खींचा जाएगा, उस एक्सरे को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब उसको लाइट के उसमें देखेंगे और हमारा इलाज करेंगे। सिमिलरली किसी भी इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकाला जाता है या बनाया जाता है। हमारे IRT में जो हीट इंजन लैब है उसमें हम लोग बच्चों को वॉल टाइमिंग डायग्राम का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम का एक्सपेरिमेंट करके उसकी टाइमिंग निकाली जा सकती है। सर इसकी जरूरत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर जरूरत क्या है। तो देखिए बेटा वॉल टाइमिंग डायग्राम की जरूरत यह है कि किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस, जब भी हम कहते हैं बेटा इंजन का परफॉर्मेंस, तो समझिएगा किसी भी इंजन के परफॉर्मेंस में 2 चीजें आती हैं। हर चैप्टर में ये बातें आएंगी, बट अभी से दिमाग में बैठाना शुरू कर दीजिए। किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस जब हम कहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक तो उस इंजन का पावर आउटपुट, मतलब वो कितना पावर देगा, और दूसरा उस इंजन की थर्मल एफिशिएंसी। यही 2 मुख्य पैमाने होते हैं, इंजन कितनी ताकत देगा और इंजन तेल कितना खाएगा। थर्मल एफिशिएंसी हमेशा बताती है तेल कितना खाएगा, या हमारी गाड़ी, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, ट्रक 1 लीटर तेल में कितना चलेगी, यही होती है थर्मल एफिशिएंसी। और पावर आउटपुट का मतलब कितना लोड उठा सकती है, कितनी ताकत देगी, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 100 किलोवाट, ठीक है। रेलवे का डीजल इंजन और एक मोपेड, दोनों में क्या समानता है, कोई समानता नहीं, दोनों IC इंजन है बस, लेकिन मोपेड की ताकत बहुत कम है, हम बैठ जाए तो शायद चले ही ना, और रेलवे का डीजल इंजन हमारे जैसे हजारों लोग बैठ जाते हैं तो भी खींच देता है। तो दोनों की ताकत का फर्क है। और दूसरी चीज थर्मल एफिशिएंसी। तो किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस अर्थात उसका पावर आउटपुट या उसकी थर्मल एफिशिएंसी किस पे निर्भर करती है, उस इंजन में जो निर्माता है, इंजन बनाने वाला, उसने वॉल्व की कुछ सेटिंग कर रखी है और उसके हिसाब से इंजन परफॉर्मेंस दे रहा है। अब सपोज कीजिए आपके इंजन में कोई समस्या आ गई 1.5 साल काम करने के बाद,
तो आपने क्या किया, कैसी समस्या आ गई सर? अरे मैंने कहा पिस्टन रिंग जो है वो घिस गई। पिस्टन रिंग घिस गई तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन रिंग के बीच में गैप बन जाएगा। गैप बन जाएगा तो वहां से गैस लीक कर जाएगी। अगर कंबस्शन गैस वहां से लीक कर जाएगी तो अंदर कंप्रेशन कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो ताकत कम होगी और इंजन का पिकअप कम हो जाएगा। जब पुरानी बाइक हो जाती है, पुरानी गाड़ी हो जाती है तो एक्सीलेटर पे आप पैर रखते हैं, हम लोग कार में या बाइक में आप एक्सीलेटर पे हाथ लगाते हैं तो उतनी तेजी से नहीं भागती। जब नई गाड़ी होती है क्या होता है, आप सिर्फ एक्सीलेटर पे हाथ रखते हैं और कूदती है गाड़ी। इसको हम लोग बोलते हैं पिकअप, कहलाता है बेटा गाड़ी का पिकअप। पिकअप को अगर समझे बेटा हम लोग अपने फिजिक्स की भाषा में तो बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे बेटा एक्सेलरेशन, जैसे जैसे हमारा इंजन, आईसी इंजन पुराना होता जाता है तो रिंग घिस जाती है। तो मान लीजिए रिंग घिस गई है, आपको रिंग बदलनी है, या मान लीजिए क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग टूट गई है, या बेरिंग से ऑयल का लीकेज हो रहा है, किसी भी कारण से अगर आपको इंजन को खोलना पड़ गया तो अगर आप इंजन को खोलेंगे तो खोल दीजिए और खोलने के बाद जो भी आपको उसको मरम्मत करनी है, रिपेयरिंग करनी है, कर लीजिए। या मान लीजिए इंजन की ओवरहॉलिंग हो रही है तो जब दोबारा इंजन को असेंबल करेंगे या दोबारा इंजन को बांधेंगे और अगर आपने वॉल्व की टाइमिंग वही नहीं रखी जो निर्माता ने रखी थी तो आपका इंजन ये जो परफॉर्मेंस था वो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब करना क्या चाहिए, किसी भी कारण से अगर आपको इंजन को खोलना है तो खोलने से पहले इंजन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उस इंजन की वॉल्व टाइमिंग को नोट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद इंजन को खोल देना चाहिए, उसमें रिपेयरिंग का काम कर लेना चाहिए। जब रिपेयरिंग हो जाए तो इंजन को दोबारा बांधना चाहिए और बांधने के बाद वॉल्व को क्या करना चाहिए, उसी टाइमिंग पे सेट करना चाहिए जैसा निर्माता ने सेट किया। इसका मतलब जब भी हम इंजन के ऊपर देखिए बेटा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम इज नोटेड बिफोर एनी मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर मतलब कोई बड़ा टूट फूट है, इंजन खोलना पड़ रहा है या ओवरहॉलिंग, इनके करने से पहले आपको वॉल्व टाइमिंग डायग्राम उस इंजन का नोट कर लेना चाहिए ताकि जब दोबारा आप इंजन को बांधें तो आप उसी टाइमिंग पे बांधें। सपोज कीजिए आप कहीं पे इंजीनियर बन गए, सुपरवाइजर बन गए, जूनियर इंजीनियर बन गए और आपके नीचे लोग हैं कार्य करने वाले और आपको इंजन की ओवरहॉलिंग करानी है तो मस्ती लेने के लिए जो आपका नीचे टेक्नीशियन होगा, मेन टेक्नीशियन, वो बोलेगा साहब इंजन की ओवरहॉलिंग करनी है, खोल दें? हाँ भाई खोल दो, खोल के जो जो चीजें खराब है सही कर दो। समझ गया साहब को वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में आइडिया नहीं है, सर खोल दें? तो अब नहीं भैया कुछ हमने सुना है। देखिए बेटा एक चीज समझिए, हम लोग कितना भी थ्योरी पढ़ लें, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे आपको फिर से पूरा काम सीखना। हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ी ज्यादा जानते हैं, लेकिन उस वक्त आपको थोड़ा सा अगर ज्ञान है, यार वो हम लोग सुनते थे थ्योरी में पढ़े थे कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम अगर आप नोट करते हैं भैया तो कुछ वॉल्व टाइमिंग डायग्राम भी होता है क्या, पहले उसको नोट कर लेते हैं फिर आगे काम खोलेंगे तो समझ जाएगा बाबूजी को थोड़ा सा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम वगैरह जानते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इतना समझ गए हैं कि किसी भी इंजन में सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने का एक पर्टिकुलर समय होता है, उस समय को हम लोग नोट करते हैं और वो प्रक्रिया जो है, वो जो आरेख बनता है या डायग्राम बनता है, चित्र बनता है, फोटो बनती है, उसी को बोलते हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। और करते क्यों हैं, ताकि दोबारा जब हम इंजन को बांधे तो बेटा टेक्नीशियन वाला वर्ड है, लेमैन लैंग्वेज है, अदरवाइज असेंबल करें, जब हम इंजन को दोबारा असेंबल करें तो उसके बाद उसी टाइमिंग पे सेट करें जिसपे वो पहले, ठीक है। आइए अब देखिए बेटा ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम दो तरह के होते हैं। ये लिखा है आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श, और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, और कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक। तो आप कुछ भी बोलिए, आइडियल बोलिए, हाइपोथेटिकल बोलिए, थ्योरेटिकल बोलिए, किताबी बोलिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं थ्योरेटिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, किसका, एसआई इंजन। अब देखिए बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। यहां पे ये दिखाया गया वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में हम करते क्या है, अगर मान लीजिए वर्टिकल इंजन है तो टीडीसी से चलेगा बीडीसी, बीडीसी से चलेगा टीडीसी। तो टीडीसी बीडीसी के शब्दों में बातें होंगी अगर वर्टिकल इंजन है, और अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो आईडीसी ओडीसी, आईडीसी ओडीसी। तो अगर हमारा वर्टिकल इंजन है तो हमने एक वर्टिकल लाइन खींच ली, उस वर्टिकल लाइन के बीचों बीच हमने एक मार्क लगा दिया, और हम ये मान रहे हैं कि इसके ऊपर का प्रत्येक बिंदु, इसके ऊपर का प्रत्येक बिंदु जो है वो टीडीसी को प्रदर्शित करेगा, और इसके नीचे का प्रत्येक बिंदु जो है वो बीडीसी को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हमने ये कहा कि इसके ऊपर हर पॉइंट जो है वो टीडीसी है, इसके नीचे हर पॉइंट जो है वो बीडीसी है।
अब हम अपना इंजन चला रहे हैं, जरा देखिएगा। पिस्टन टीडीसी, सबसे पहले क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, पिस्टन टीडीसी पे है। अब पिस्टन टीडीसी से कहां आएगा, बीडीसी तरफ आएगा। पिस्टन टीडीसी पे है, तो शुरू में पिस्टन कहां पे, टीडीसी पे है। तो जरा देखिएगा बेटा, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूं, फिर से आपके साथ करूंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, तो मैंने ये ले लिया पिस्टन टीडीसी पे। ये बिंदु कहां है, लाइन के ऊपर, पिस्टन टीडीसी पे है। ठीक इस वक्त सक्शन स्ट्रोक शुरू हो रहा है, तो इनलेट वॉल्व खुलता है। पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट वॉल्व खुला, यहां क्या लिखा हुआ, IVO, इनलेट वॉल्व। पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट वॉल्व ओपन्स, इनलेट वॉल्व खुलता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। अब पिस्टन चलता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, लेकिन इस दौरान जो हमारी क्रैंक होती है वो कितना चक्कर लगाती है, 180 डिग्री रोटेशन करती है, मतलब क्रैंक का मूवमेंट दिखाया है। तो पिस्टन चल रहा है टीडीसी से बीडीसी, पिस्टन टीडीसी से आ गया बीडीसी, इनलेट वॉल्व खुला था, ये आधा चक्कर लगाया, तो क्रैंक ने कितना घूमा, क्रैंक घूमा 180 डिग्री, या क्रैंक शेफ्ट कितना नाचा, आधा चक्कर नाचा। तो अब सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और क्रैंक जो है वो आधा चक्कर, क्रैंक शेफ्ट आधा चक्कर लगाता है, या क्रैंक 180 डिग्री घूमती है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो इस सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो भी चार्ज वगैरह आना था वो आ चुका है, और पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचते ही हम इनलेट वॉल्व को बंद कर देते हैं। इनलेट वॉल्व ओपन, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया और पिस्टन के बीडीसी पे, देखिए बेटा ये बिंदु क्या है, इस लाइन के नीचे है तो बीडीसी, और यहां आते ही इनलेट वॉल्व बंद कर दिया। तो IVO क्या है, इनलेट वॉल्व ओपन। कब खुलता है, जब पिस्टन टीडीसी पे होता है। किस स्ट्रोक की तैयारी हो रही है, सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां चल रहा है, टीडीसी से बीडीसी चल रहा है और इनलेट वॉल्व खुला हुआ है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है, इनलेट वॉल्व को हम बंद कर देते हैं। अब पिस्टन बीडीसी पे आ चुका है, सक्शन वॉल्व खुला था, लेकिन यहां आते आते सक्शन वॉल्व बंद हो गया है। इस दौरान सिलेंडर ने अपने स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर चार्ज का सक्शन कर लिया है। अब इस वक्त सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, सर इस वक्त सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो भी इसको चार्ज सक करना था वो है। अब हमें कौन सा स्ट्रोक शुरू करना है, कंप्रेशन स्ट्रोक। ध्यान रहे, एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद ही है, नीचे आते आते इनलेट वॉल्व भी बंद हो गया है। तो इस वक्त जब कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगा तो इनलेट वॉल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, और पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ। पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी, चार्ज का कंप्रेशन होगा, तो पिस्टन चल रहा है, देखिए ये तो हो गया था सक्शन। अब हम चल रहे हैं, पिस्टन चल रहा है इस पॉइंट, इस लाइन के नीचे है, सेंटर पॉइंट से नीचे पिस्टन चल रहा है बीडीसी से टीडीसी की ओर, बीडीसी से टीडीसी की ओर, और पहुंच गया टीडीसी पे। इस दौरान क्या होगा, चार्ज का कंप्रेशन, चार्ज का कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है और चार्ज हमारा कंप्रेस हो चुका है, इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ चुका है, परंतु अभी भी इसका टेम्परेचर अपने इग्निशन टेम्परेचर से कम है, इसलिए जल नहीं रहा। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है, एक चिंगारी आती है, और चिंगारी क्या करती है, चार्ज को जला देती है। चिंगारी कब आती है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है उस वक्त चिंगारी आती है। तो यहां पे क्या हुआ, देखिए इग्निशन। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा, ठीक उस वक्त चिंगारी आई। तो IGN का मतलब क्या है, इग्निशन ऑफ चार्ज। कैसे, स्पार्क प्लग से चिंगारी आके आपने चार्ज को जला दिया। अब चार्ज जल उठा, जलने से क्या होगा, फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल था, एयर का मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर था, जल उठेगा, कंबशन गैसेस बनेंगी। अब ये गैसेस क्या करेंगी, पिस्टन पे दबाव डालेंगी, एक फोर्स पैदा होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वर्क, एक कार्य मिलेगा। बट इस दौरान भी दोनों वॉल्व बंद रहेंगे। अब देखिए हम चल पड़े किस स्ट्रोक पे, अब हम चल रहे हैं टीडीसी से बीडीसी की ओर। कौन सा स्ट्रोक है ये, सर इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, या कभी कभी सर इसको आप चाहें तो एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए बीडीसी पे। एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वॉल्व बंद थे और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ गया। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ गया, दोनों वॉल्व बंद थे। अब हमारे पास इस सिलेंडर में क्या है, सर जली हुई गैसेज हैं, इनको हम धक्का देकर बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलो कैसे, सब चलिए बीडीसी से टीडीसी चलिए। मैंने कहा भाई बीडीसी से टीडीसी चल रहे हो, दोनों वॉल्व बंद हैं, ये बाहर जाएंगी कैसे। तो जब आप बीडीसी पे आएंगे तो एग्जॉस्ट वॉल्व को खोल देंगे। आपने बीडीसी पे आते ही क्या किया, एग्जॉस्ट वॉल्व को खोल दिया। EVO का मतलब एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन। कब खुलता है, जब पिस्टन बीडीसी पे है। अब एग्जॉस्ट वॉल्व खुला हुआ है, अब आप पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एग्जॉस्ट वॉल्व से जली हुई गैसेस बाहर जा रही है। करते 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 आप कहां पहुंच जाएंगे,
टीडीसी पे पहुंच जाएंगे। अब जब टीडीसी पे पहुंच जाएंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा, जो भी निकलना था निकल चुका है। आप एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान चले बीडीसी से टीडीसी की ओर, एग्जॉस्ट प्रोसेस करते 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 जैसे आप टीडीसी पहुंच गए, एग्जॉस्ट वाल्व को पुनः बंद कर। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ हम लोग बोलते थे टीडीसी बीडीसी, टीडीसी बीडीसी, वही चीज हमने फिर बोली है, परंतु दिखाया क्या है? दिखाया है हमने क्रैंक का रोटेशन। अब अगर देखिए तो 180 डिग्री ऑफ द क्रैंक रोटेशन में सक्शन हुआ, 180 डिग्री ऑफ द क्रैंक रोटेशन में कंप्रेशन हुआ, 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन में पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक हुआ, और 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ। हम लोग बोलते भी थे कि 4 स्ट्रोक इंजन की साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, या क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, या क्रैंक के 720 डिग्री घूमने में पूरा होती है, जिसमें से चारों स्ट्रोक हो जाते हैं। तो 720 डिग्री में चारों होते हैं तो एक कितने में होगा? 180 डिग्री में। तो 180 डिग्री में सक्शन, 180 डिग्री में कंप्रेशन, 180 डिग्री में एक्सपेंशन या पावर, और 180 डिग्री में एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व कब खुलेगा? जब पिस्टन टीडीसी पे होगा। कब बंद होगा? जब पिस्टन बीडीसी पे होगा। किस दौरान? सक्शन स्ट्रोक के दौरान। लेकिन ये जो भी बातें कह रहे हैं हम लोग, इनलेट वाल्व यहां खुलेगा, यहां बंद होगा, एग्जॉस्ट वाल्व यहां खुलेगा, यहां बंद होगा, और जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उस वक्त चिंगारी आके चार्ज को जलाएगी। ये जो भी हम लोग कह रहे हैं ये थ्योरेटिकल बातें हैं, आदर्श बातें हैं। एक्चुअल इंजन में ऐसा नहीं होता, इंजन में कुछ और होता है, दाएं बाएं इधर उधर होता है। ठीक है, हम लोग भी टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ेंगे। कभी वो टाइम टेबल फॉलो हो पाता है क्या? शुरू के 1 या 2 दिन के अलावा तो टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। लिखा था 7 से 8 पढ़ेंगे, 7 तो बज गया उठने में ही, देर से उठे हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम या किताबी वॉल टाइमिंग डायग्राम। एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम ऐसा नहीं होता। एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम कैसा होता है, क्यों होता है, इसी की पढ़ाई करनी है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए बेटा ये है हमारा एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम। आइए जरा देखते हैं। ये देखिए हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि ये देखिए यहां से ऊपर प्रत्येक बिंदु को माना जाएगा टीडीसी, इसके नीचे प्रत्येक बिंदु को माना जाएगा बीडीसी। तो चित्र में आपको टीडीसी बीडीसी दिखाया गया है। इसका मतलब हम एक वर्टिकल इंजन का, और वर्टिकल इंजन भी कैसा? एसआई इंजन के, तो 4 स्ट्रोक वर्टिकल एसआई इंजन के वॉल टाइमिंग डायग्राम को देख रहे हैं। एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, सर जितने भी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होंगे सबका वॉल टाइमिंग डायग्राम एक्चुअल डायग्राम ऐसा ही होगा? मैंने कहा नहीं, हर इंजन का डायग्राम थोड़ा फर्क होगा। हाँ, यहां पे ये एंगल 35 है तो वहां 33 हो सकता है, यहां ये एंगल 20 है वहां 22 हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि किसी भी इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकल टाइप का नहीं होगा। एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम इससे डिफरेंट होगा, इसी तरह का होगा। एंगल में कम ज्यादा हो सकता है। सिर्फ कम ज्यादा कौन करता है? मैंने कहा हर निर्माता अपने दिमाग से एंगल सेट करता है जो उसको उचित लगता है, और उसके इंजन के लिए उसी सेटिंग पे आप सेट करेंगे तो आपको इंजन वही परफॉर्मेंस देगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए बेटा थ्योरी कहती थी कि जब पिस्टन टीडीसी पे होगा तो इनलेट वाल्व खुलेगा और पिस्टन चलेगा टीडीसी से बीडीसी की ओर, और जब बीडीसी पे पहुंचेगा तो इनलेट वाल्व बंद होगा। ऐसा हमने पीछे पढ़ा था, ऐसे भी जान रहे थे हम। लेकिन वास्तविकता देखिए क्या है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ये हरे से दिखाया। इनलेट वाल्व कब खुल रहा है? देखिए रेडियल लाइन देखिए बेटा, ये इनलेट वाल्व खुल रहा है 15 डिग्री पहले। किसके? टीडीसी से 15 डिग्री पहले। थ्योरी कहती है कि जब पिस्टन टीडीसी पे है तो इनलेट वाल्व खुलेगा, लेकिन ये कह रहा नहीं पिस्टन टीडीसी पे है तब नहीं, टीडीसी पे आया है उसके 15 डिग्री पहले। मतलब समझ रहे जरा कि जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक पिछला वाला हो रहा था, उस एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब फिनिश होने वाला है, टीडीसी पे पहुंचने वाला है, इसके 15 डिग्री पहले। तो टीडीसी से 15 डिग्री पहले इनलेट वाल्व खुल जाता है, और फिर ये खुला रहता है, खुला रहता है, खुला रहता है, खुला रहता है। अब 100 बंद हो जाना चाहिए? नहीं सर, ये बंद होता है 30 डिग्री बाद। तो ग्रीन कलर से आपको सक्शन दिखाया गया। क्रिटिकल सक्शन होता था 180 डिग्री का, एक्चुअल सक्शन हो रहा है 180 से 15 डिग्री इधर भी बढ़ गया और 30 डिग्री इधर बढ़ गया। इसका मतलब अभी हम लोग डिटेल में एक एक को समझने जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पे जल्दी से पूरा करके आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से सक्शन जो कि 180 डिग्री ज्यादा है, ब्लैक कलर से कंप्रेशन जो कि 180 डिग्री से थोड़ा कम है। लेकिन आपने ये पढ़ा था कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन पहुंचता है टीडीसी पे तब चिंगारी आती है, परंतु वास्तव में देखिए
ये IS का मतलब है बेटा इग्निशन स्टार्ट्स। चिंगारी कब आ रही है? जब पिस्टन TDC से 35 डिग्री पहले, ये वाला एंगल कितना है बेटा देखिए 35 डिग्री, तो TDC से 35 डिग्री पहले जब ये है तो चिंगारी आ रही है। इसका मतलब थ्योरी कहती थी जब TDC पे पहुंचेगा तब चिंगारी आएगी, पर वो चिंगारी तो पहले ही आ रही है। ओके, इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हरे कलर से सक्शन, ब्लैक कलर से कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंत में चिंगारी आई चाहिए, चिंगारी पहले ही आ गई। कितना पहले आ गई सर? 35 डिग्री पहले आ गई। अब कंप्रेशन के बाद क्या हुआ? पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए था यहां पे, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया पहले, कितने पहले? 50 डिग्री पहले, और फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है। ग्रे कलर से देखिए, ग्रे कलर से देखिए, ग्रे कलर से देखिए, और बंद होना चाहिए था यहां पे, यहां बंद नहीं हुआ, थोड़ा आगे बंद हुआ। इसका मतलब आप देख रहे हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। तो अब जरा हम इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए, अब बेटा देखिए एक्चुअल डायग्राम में आपको हरे कलर से सक्शन, ब्लैक कलर से कंप्रेशन, रेड कलर से पावर या एक्सपेंशन, और ग्रे कलर से आपको एग्जॉस्ट दिखाया गया है। इनलेट वॉल्व TDC पे ना खुल के उसके कुछ पहले खुल रहा है। इनलेट वॉल्व जो बंद हो रहा था BDC पे बंद ना हो के कुछ देर बाद बंद हो रहा है। जो चिंगारी आनी चाहिए थी TDC पे, वो TDC से ना हो के कुछ डिग्री पहले आ रही है। जो एग्जॉस्ट वॉल्व खुलना चाहिए था BDC पे, वो BDC पे ना खुल के कुछ पहले खुल रहा है। जो एग्जॉस्ट वॉल्व बंद होना चाहिए था TDC पे, वो इसके कुछ देर बाद बंद हो रहा है। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा है। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा करना हमारी मजबूरी है, तभी हमारा इंजन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वरना थ्योरेटिकल किताबी बातों पे चलते तो हो जाते। तो आइए हम लोग इसमें से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा बेटा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम अभी तो आपने समझना शुरू नहीं किया है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं, और 50% से ऊपर आपको समझ में आ भी जाएगा। जो बचेगा वो हम लोग थर्ड लेक्चर जब करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में। लेकिन इतना हो जाएगा कि आप घबराएं मत, आपके सारे सवाल गाइड के बिल्कुल पानी की तरह सॉल्व हो जाएंगे। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है, अदरवाइज चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को डिटेल में। आइए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले हम अपना फोकस कर रहे हैं सक्शन वॉल्व पे। थ्योरी कहती है जब पिस्टन TDC पे था तो इनलेट वॉल्व खुल गया, और पिस्टन जब BDC पे पहुंचा तो इनलेट वॉल्व बंद हो गया। थ्योरी कहती है कि क्रैंक के 180 डिग्री के रोटेशन में सक्शन हुआ या होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा थ्योरी कहती है। पर वास्तव में क्या होता है? पीछे देखा था हम लोगों ने, ये हरी वाली लाइन देखिए, इसके कुछ पहले खुल गया, इतना पहले खुल गया सक्शन वॉल्व, और बंद कब हुआ? इतना बाद हुआ। कहने का मतलब वॉल्व कुछ पहले खुलता है और कुछ बाद में बंद होता है। आइए अब यहां एक्चुअली क्या होता है कि हमारा सक्शन वॉल्व या इनलेट वॉल्व खुलता है क्या? TDC से कुछ डिग्री पहले। अब ये 10 डिग्री पहले कि 12 डिग्री पहले कि 18 डिग्री पहले कि 6 डिग्री पहले, ये इंजन के डिजाइन पे और बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। कुछ कुछ इंजन निर्माता की अपनी सोच पे भी निर्भर करता है। लेकिन एक चीज तय है, दुनिया में जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन होंगे, चाहे पेट्रोल या डीजल, यहां पे समझिएगा डीजल के लिए भी लागू होता है, उनका इनलेट वॉल्व TDC से पहले खुलेगा। कितना पहले खुलेगा ये वो जाने, वो डिसाइड करें। 7 बजे से क्लास शुरू होनी है सुबह, मान लीजिए किसी भी कोचिंग में, हमारी नहीं किसी भी कोचिंग में, हर बच्चा घर से पहले चलेगा ताकि 7 बजे क्लास में पहुंच जाए। कितना पहले चलेगा? 5 मिनट पहले चलेगा कि आधे घंटे पहले चलेगा? पैदल आना है, बहुत दूर से आना है तो आधे घंटे पहले चलेगा, और बगल में रहता है तो 5 मिनट पहले चलेगा। तो वो डिपेंड करता है, पैदल आना है, साइकिल से आना है, मोटरसाइकिल से आना है, कितना दूर है। देखिए एक चीज तय है, अगर 7 बजे क्लास है और बच्चा चाहता है कि क्लास में टाइम से पहुंचे तो उसको कुछ पहले चलना पड़ता, तो सक्शन वॉल्व TDC से पहले खुलता है, और सक्शन वॉल्व TDC के कुछ बाद बंद होता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बस यहीं से पढ़ाई शुरू हो। आइए तो एक चीज तो तय हो गई, सवाल पूछेगा आपसे सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वॉल्व कहां खुलता है? TDC पे खुलता है? नहीं साहब। TDC कुछ देर बाद खुलता है? नहीं साहब। ये दोनों आंसर गलत हो गए। TDC से 12 डिग्री पहले खुलता है? यस सर, हमेशा TDC से पहले खुलता है। क्यों खुलता है भी जवाब मिलेगा। ओके, इनलेट वॉल्व बंद होता है BDC पे बंद होता है? नहीं सर,
बीडीसी से कुछ पहले बंद होता है? नहीं सर, बीडीसी के कुछ बाद बंद होता है। कितने पहले खुलता है, कितने बाद खुलता है, बहुत मैटर नहीं करता। ठीक है, आइए अब सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से फायदा है नुकसान है? मानी बात है बेटा, ऐसा करके हम फायदा उठाते होंगे तभी ऐसा करते हैं। तो एक्चुअली कोई भी चीज की जा रही है, या हमारी मजबूरी होगी या हम उससे कोई फायदा उठाना चाहते हैं, ये दो कारण हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा इन चीजों को समझे, तो हम लोग सक्शन वॉल्व के ऊपर फोकस करेंगे और देखें हम लोग कुछ समझ पाते हैं कि नहीं। मुझे 15, 20, 25 मिनट लग सकते हैं इसको समझाने। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आता है तो सक्शन होता है। थ्योरी कहती है पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, इस दौरान सिलेंडर में चार्ज आएगा, या अगर डीजल इंजन है तो सिलेंडर में एयर आएगी। तो जो कुछ सक्शन होना है वो इसी दौरान होना। अब जरा सोचिए, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आता है तो कैसे आता है? पलक झपकते आता है, बहुत तेजी से आता है। कितना समय मिलता है चार्ज को सक होने के लिए, जरा देखते हैं। आइए तो हम करने जा रहे हैं टाइम अवेलेबल फॉर सक्शन। किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन करने के लिए, अगर पेट्रोल इंजन है तो चार्ज के सक्शन के लिए, और डीजल इंजन है तो एयर के सक्शन के लिए हमें कितना समय मिलता है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप सक करेंगे चार्ज, इसी को कंप्रेस करेंगे। जो कंप्रेस होगा वही जलेगा, उसी के जलने से गैसेस बनेंगी, उस गैसेस अच्छा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट मिलेगी, उसी से प्रेशर टेम्परेचर आएगा, उसी से हमें फोर्स मिलेगा और वही फोर्स कार्य बनेगा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज का सक्शन। अगर ये भरपूर सक्शन नहीं हो पाया तो आगे दिक्कतें आने लगेंगी। निकालना चाहते हैं कि सर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी कितनी देर में आ जाएगा? मैंने कहा आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम अवेलेबल फॉर सक्शन, टाइम अवेलेबल फॉर सक्शन, सपोज कीजिए लेट का मतलब सपोज n बराबर 3000 आरपीएम। मैंने कहा जो हमारा इंजन है उसका आरपीएम 3000 मान लो। सर आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट। मैंने कहा यस, 1 मिनट में 3000 चक्कर। सर किसके चक्कर? मैंने कहा देखो बेटा, जब भी इंजन का आरपीएम कहा जाता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका शैफ्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्रैंक शैफ्ट, जिसके ऊपर ताकत मिलती है, जिसको बोलते हैं बैकबोन, तो क्रैंक शैफ्ट का आरपीएम कितना है? 3000 आरपीएम। इसका मतलब क्रैंक शैफ्ट 1 मिनट में 3000 बार नाच रहा है, 3000 चक्कर लगा रहा है। और हम जानते हैं कि क्रैंक शैफ्ट जब एक चक्कर लगाता है तो पिस्टन 2 स्ट्रोक करता है। क्रैंक शैफ्ट जब जो चक्कर लगाता है तो पिस्टन 4 स्ट्रोक करता है। तो 1 मिनट में 3000 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। किसके? क्रैंक शैफ्ट के। n बराबर 3000 आरपीएम, या इंजन की स्पीड 3000 आरपीएम का मतलब क्या है? सर 1 मिनट में क्रैंक शैफ्ट 3000 चक्कर लगा रहा है। मैंने कहा अगर 1 मिनट में क्रैंक शैफ्ट 3000 चक्कर लगा रहा है तो बताओ 1 मिनट में कितने स्ट्रोक हो रहे होंगे? सर हर चक्कर में 2 स्ट्रोक। 1 मिनट में कितने स्ट्रोक हो रहे हैं? 600 स्ट्रोक। किसके? पिस्टन के 600 स्ट्रोक, सॉरी 600 कह रहे हैं, 6000 स्ट्रोक। अब अगर 1 मिनट में 6000 स्ट्रोक हो रहे हैं तो एक स्ट्रोक के लिए कितना समय मिलेगा? सर एक स्ट्रोक के लिए समय मिलेगा, टाइम अवेलेबल फॉर 1 स्ट्रोक विल बी 1/6000 मिनट। इसको सेकंड में बदलना है तो 60/6000 सेकंड, यहां से कट जाएगा बेटा, इस 60 से 60 कट जाए, क्या बच जाएगा? 1/100। इसका मतलब 1/100 बराबर 0.01 सेकंड। तो अगर इंजन 3000 आरपीएम पे नाच रहा है, या इंजन का आरपीएम 3000 है, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी कितनी देर में आ जाएगा? 0.01 सेकंड में नीचे आ जाएगा। 0.01 सेकंड का मतलब समझते हैं? सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड के 100वें हिस्से में पिस्टन नीचे आ जाएगा। इस दौरान उसको जो कुछ सक करना है, जो कुछ खाना पीना है, वो खा पी ले, तो चार्ज का सक्शन हो जाएगा। अब सोचिए इतनी देर में चार्ज अंदर आना है, तो चार्ज अंदर तो आ जाएगा, लेकिन मुंह जो है इनलेट वॉल वो छोटा सा है, कितना चार्ज आ पाएगा? बस यही से कहानी शुरू होती। जो चार्ज अंदर आएगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान, क्योंकि नीचे आते क्या होगा, बस इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा, सक्शन वॉल बंद हो जाएगा, ये चार्ज कंप्रेस होगा। ये चार्ज कंप्रेस होगा तो जो सक हुआ है वही तो कंप्रेस होगा। तो हमारे पास कुल मिला के 0.01 सेकंड, और वो भी तब जब इंजन का आरपीएम 3000 आरपीएम है। और बेटा आज के तारीख में जो आधुनिक इंजन होते हैं वो 3000 आरपीएम पे ऑपरेट नहीं करते, वो ऑपरेट करते हैं 30000 आरपीएम पे। तो अगर ये 30,000 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो समय जो है आपका और 10 गुना घट जाएगा। मतलब 0.01 सेकंड नहीं, 0.001 सेकंड, मतलब सेकंड का 1000वां हिस्सा पिस्टन नीचे आ गया। इतनी देर में आपको सक्शन करना है। आप समझ सकते हैं कि इस सक्शन पे ही पूरा डिपेंड करना है आगे का कार्यक्रम।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब आपका ये जो 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन है, तो कहने को थ्योरेटिकली 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन है, लेकिन अगर इसको समय के रूप में देखा जाए और वो भी अगर 3000 आरपीएम पे इंजन चल रहा है, तो हमारे पास समय कितना है? हमारे पास समय है 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड में जो भी खाना पीना है खा लो। सपोज करिए आप मेरे घर आए और मैंने आपके सामने खूब सारा नाश्ता लगा दिया, समझते ना, खूब सारी प्लेटें सजा दी। आप सोचे कि यार सर तो बड़े बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया नाश्ता करा रहे हैं। मैं कहा भाई देखो, ये इंजन 30,000 आरपीएम पे चलता है, तो तुम्हारा जो मुंह है ना, सक्शन वॉल, इसको जल्दी से खोलो और करो। तुम्हारे पास टाइम कितना अवेलेबल है? 0.001 सेकेंड। तो बताओ कितना खा पाओगे? तो तुम क्या करोगे? 0.001 सेकेंड में तो हाथ उठा भी नहीं पाओगे और हमारा टाइम खत्म। तो इसका मतलब सारा खाना पीना पड़ा रह जाएगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे और याद करते रहोगे सर ने इतनी सारी प्लेटें सजाई थी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब इस इंजन में हमें जो सक्शन करना है वो भरपूर करना है, वो भरपूर हम सक्शन कर पाए, इसीलिए हम थोड़ा सा बेटा समझ रहे होंगे इस थीटा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ये बढ़ जाए तो इस दौरान हम थोड़ा ज्यादा सक कर पाएंगे। मूल भावना ये है। आगे देखते हैं। इतनी चीज तय हो गई कि पिस्टन ऊपर से नीचे आ जाएगा 0.01 सेकंड में। अब हम लोग बात करते हैं टाइम अवेलेबल कितना है सक्शन के लिए? सर 0.01 सेकंड, वो भी तब जब n बराबर 3000 आरपीएम है। हमने इसको मान लिया है। सर टाइम अवेलेबल 0.01 सेकंड, या कह सकते हैं सर 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन थ्योरेटिकली। अब इस दौरान जो अंदर मास आएगा, जो चार्ज आएगा, उसका द्रव्यमान जो है वो मान लीजिए m है। अब हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। सर ये बताइए, पिस्टन टीडीसी पे थे, वॉल्व खुला और पिस्टन नीचे आ गया, वॉल्व खुला और पिस्टन नीचे आ गया, तो चार्ज तो अंदर आ जाएगा। मैंने कहा यस। सर चार्ज तो अपने स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर आएगा। मैंने कहा यस। सर कितना चार्ज आएगा? मैंने कहा चार्ज जो आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो वीएस के बराबर होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर होगा। परंतु इस दौरान वॉल्यूम तो पूरा आ जाएगा, परंतु अंदर जो मास आएगा वो बहुत कम आएगा। मास विल बी वेरी वेरी लो, वॉल्यूम विल बी 100 सीसी। मान लीजिए आपका इंजन 100 सीसी का है, उसका स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है, तो पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, वॉल्व खुला और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया। इस दौरान अंदर कितना चार्ज आएगा? आपने पूछा, मैंने कहा 100 सीसी। तो 100 सीसी आ तो गया, फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा वॉल्यूम 100 सीसी आया, परंतु इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा नहीं है, इसको जलाओगे तो हीट बहुत नहीं मिलने वाली है। आयतन 100 सीसी है। सर मतलब? मैंने कहा आइए इस चीज को समझने की कोशिश कर, फिर हम इस पे वापस आए। आइए थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को हम समझाने के लिए हमने बना के रखा है बेटा, क्योंकि अगर हम ऑन द स्पॉट बनाते तो बहुत समय लग जाता, या फिर हम हवा में समझाते, तो मैंने इसको बना के रखा है। आइए समझ। इस बात को समझने से पहले आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। सपोज कीजिए मैंने यहां पे बेटा एक बॉक्स ले लिया है या कमरा ले लिया है, और इस कमरे में यहां पे एक एंट्री के लिए जगह है, मान लीजिए वॉल्व है। अब इस कमरे का जो आयतन है वो हमने मान लिया है वॉल्यूम, इस रूम का या इस टंकी का है ना, इस टंकी का मान लीजिए आयतन मैंने मान लिया है 100 सीसी। 100 सीसी जानबूझ के क्यों माना है? ताकि हमारी हीरो होंडा 100 जो है बाइक है, उसका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है मैंने उसके बराबर माना है, तो उसके समतुल्य है ये। मान लीजिए हमारे पास 100 सीसी का एक आयतन का एक स्पेस है, एक टंकी है, एक कमरा है, जो भी मान लीजिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। सर कुछ नहीं है मतलब हवा तो होगी? मैंने कहा हवा भी नहीं है, इसके अंदर निर्वात है, इसमें एयर का एक भी दाना नहीं, मतलब यहां का प्रेशर जो है वो 0 है। सर हम लोग हाइड्रोलिक्स पढ़ चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने 3 तरह के प्रेशर पढ़े हैं सर। एक होता है गेज प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सर आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? मैंने कहा एब्सोल्यूट प्रेशर 0 है, मतलब इसमें एयर का एक भी दाना नहीं है। अब बताइए, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1.01 बार मान रहे हैं, लेकिन हम आसानी के लिए इसको 1 बार मान रहे हैं। तो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर प्रेशर है 0। अगर ये दरवाजा इस वक्त बंद है, तो अब जिस वक्त ये दरवाजा बंद है, वॉल या गेट जो भी कहो, ये बंद है, तो आइए वॉल्व या गेट हमारा जो है वो क्लोज है, वॉल या गेट हमारा बेटा क्लोज है। अगर ये वॉल क्लोज है तो बताइए अंदर कितना वॉल्यूम जाएगा एयर का बाहर से? तो दरवाजा बंद है तो अंदर एयर का कोई वॉल्यूम नहीं जाएगा। अंदर आप बता रहे हैं शुरू में कोई एयर नहीं, मैंने कहा बिल्कुल एयर नहीं है, और दरवाजा बंद है तो अंदर वॉल्यूम एयर कितना है? 0।
अगर अंदर वॉल्यूम एयर का 0 है तो प्रेशर कितना है, वो भी 0 है। उस एयर की डेंसिटी कितनी है सर, वो भी 0 है। और मास कितना है, वो भी 0। तो शुरू में हर चीज 0 है। अब सपोज कीजिए कि हमने इस वॉल्व को खोल दिया, लेकिन खोला कैसे, ये वॉल्व था मान लीजिए बस 0.01 सेकंड के लिए, मैं भी कर भी नहीं पा रहा हूं, सेकंड का 100वां हिस्सा, 0.01 सेकंड के लिए मैंने वॉल्व को खोला। तो पहली स्थिति क्या है, हमने 0.010 सेकंड के लिए वॉल्व को खोला। अब सपोज कीजिए इस कमरे का आयतन 100 सीसी है, जिसमें हम हैं या जिसका में आप हैं, उसमें बाहर एक दरवाजा लगा है, उस दरवाजे के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कमरे में कुछ नहीं है, 0 प्रेशर है। अगर दरवाजा 0.01 सेकंड के लिए खुले तो क्या होगा, बाहर प्रेशर 1 बार है, अंदर 0 है। अगर 0.01 सेकंड के लिए भी खुलेगा, 0.010 सेकंड के लिए खुलेगा तो क्या होगा, कमरे से कुछ बाहर जाएगा, सर कमरे में कुछ है ही नहीं, लेकिन बाहर से एयर अंदर आएगी। जैसे ही खुलेगा तो बाहर से एयर अंदर आएगी। मान लीजिए बाहर से अंदर एयर कितनी आई, 4 दाने आई, तो 4 दाने एयर क्या होगी, इस कमरे में फैल जाएगी। तो अंदर कितनी एयर आई, सर जो भी एयर आएगी उसकी मात्रा जो भी होगी पता नहीं, मान लीजिए 4, 6, 8 मॉलिक्यूल आए, वो मॉलिक्यूल कमरे में फैल जाएंगे। इसका मतलब जो अंदर एयर आई उसका आयतन कितना है, सर वो जो हमारा कमरा है उसकी जो वॉल्यूम है उसके बराबर। तो वॉल्यूम क्या है, V। अब कुल 4 मॉलिक्यूल हैं हमारे एयर के, तो इन 4 मॉलिक्यूल की वजह से जो अंदर प्रेशर होगा क्या बहुत ज्यादा होगा, डेंसिटी क्या है बहुत ज्यादा होगी, नहीं। तो हमने माना इस वक्त जो अंदर प्रेशर है वो P1 है और जो डेंसिटी है वो है ρ1। अब आपने 0.01 सेकंड के लिए दरवाजा खोला, अंदर आ गए, आपने बंद कर दिया। क्या अंदर प्रेशर 1 बार हो गया, नहीं सर 1 बार थोड़ी हुआ, हाँ 0 बार था, उससे बढ़ गया, मे बी 0.1 बार हो गया हो, मे बी 0.2 बार हो गया हो, सर 1 बार हो गया। मैंने कहा इसका मतलब दोबारा दरवाजा खोले तो एयर अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अगर अंदर भी 1 बार हो गया, बाहर भी 1 बार हो है, तो फिर एयर अंदर आए नहीं। इसका मतलब अंदर का प्रेशर 0 से थोड़ा बढ़ गया है, परंतु 1 बार से कम है। तो अंदर का प्रेशर है P1, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है। अब इस दौरान जो आपके पास एयर है उसका मास कितना होगा, इस दौरान जो एयर आई है उसका मास कितना होगा, हम लोग जानते हैं बेटा डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से हम लोग कह सकते हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अंदर जो मास आएगा m1, ये कितना होगा सर, ये m1 होगा ρ1 इंटू वी, ρ1 इंटू वी, जो उसका आयतन है 100 सीसी मल्टीप्लाइड बाई इस वक्त जो डेंसिटी है पहली स्थिति में जब अंदर 4 मॉलिक्यूल आए हैं। अब सपोज कीजिए इस दरवाजे को जो हम 0.01 सेकंड के लिए खोल रहे थे, इसको 0.01 सेकंड ना खोल के हम थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए खोल, तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, एयर आएगी। कितनी आएगी, 4 मॉलिक्यूल आएंगे कि ज्यादा आएंगे, सर कुछ ज्यादा आएंगे। अगर कुछ ज्यादा आएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ρ2। अब इस डेंसिटी की वजह से क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे क्या है, फोर्स कैसे कहते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा फोर्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो नेचुरली आपका फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अब यहां पे इस केस में क्या है, डेंसिटी है ρ2 और प्रेशर है P2, बट अभी भी अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। पहले 0 प्रेशर था, 0.1 हो गया, अब की बात थोड़ा ज्यादा देर के लिए खोला तो 0.3 हो गया, अगर थोड़ा और ज्यादा देर के लिए खोले तो 0.4 हो जाएगा, अगर और देर के लिए खोले 0.5 हो जाएगा। दरवाजा खुला छोड़ दें, दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, एयर अंदर आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। कब तक आएगी, जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं हो। जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे एयर आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब आप अगर इसको 0.01 सेकंड के लिए खोलते हैं तो आयतन V, प्रेशर P1, डेंसिटी ρ1, मास m1। अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं तो आयतन वही रहेगा, लेकिन प्रेशर पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी और मास भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मास क्या है, सीधे सीधे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन डेंसिटी क्या है, बढ़ती जा रही। लेकिन अगर हम इस वॉल को खुला ही छोड़ दें, बंद ही ना करें, खोल दें, तो क्या होगा, एयर आती रहेगी, आती रहेगी। कब तक आती रहेगी, जब तक इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अब आपने 0.01 सेकंड के लिए जब इस दरवाजे को खोला, वॉल को खोला और पिस्टन नीचे आ गया और फिर बंद हो गया, क्या इस दौरान अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
100 सीसी चार्ज तो है, चार्ज जो है वो 100 घन सेंटीमीटर है, परंतु उसका जो प्रेशर है क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? नहीं, उसका प्रेशर 0.1 बार होगा, 0.2 बार होगा, 0.3 बार होगा, जो भी होगा। तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा जो वॉल्यूम है 100 सीसी मल्टीप्लाइड बाई उस प्रेशर पे जो डेंसिटी। अब अगर ये वॉल्व थोड़ा ज्यादा देर के लिए खुला रहे, अगर हमारा पिस्टन थोड़ा सा ज्यादा देर में यहां से यहां आता, समय ज्यादा मिलता, तो अंदर आता तो 100 सीसी, आता तो 100 घन सेंटीमीटर, लेकिन उसके अंदर जब आता तो प्रेशर ज्यादा होता, डेंसिटी ज्यादा होती, तो अंदर मास ज्यादा आता। इसी बात को हम कहना चाहते। तो हमने क्या कहा है, जरा देखिए कि इस 0.01 सेकेंड में वॉल्यूम तो 100 सीसी आ जाएगा, परंतु इस कम समय में, इतने कम समय में अंदर जो मास आएगा वो बहुत कम होगा। वो कितना होगा? दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर के सापेक्ष। जब थोड़ी देर के लिए खुलेगा तो अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर थोड़ी हो जाएगा, बहुत कम होगा। इसका मतलब ये मास काफी कम होगा। सर अगर चार्ज का मास कम है तो क्या फर्क पड़ता है? फायदा ही है ना सर, हमारा ईंधन कम खर्च हो रहा है, हमारा पेट्रोल बच रहा है। मैंने कहा इंजन से ताकत भी तो नहीं मिलेगी। आइए अब देखते हैं, मास कम है। पर देखिए किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, जो इंजन की एफिशिएंसी होती है, दक्षता, वो क्या होती है किसी भी मशीन की? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी इंजन का धर्म क्या है? वर्क देना। और खाना क्या है? हीट। इंजन का आउटपुट क्या है? वर्क। इनपुट क्या है? हीट। तो W अपॉन क्यू, तो एफिशिएंसी बराबर W बाई क्यू। W बराबर क्या लिख सकते हैं? W बराबर एफिशिएंसी इंटू क्यू। अब बेटा अगर हम एफिशिएंसी को कांस्टेंट मान लें कि हमारा इंजन जो है वो 50% एफिशिएंसी पे है, तो अब जरा समझिए, अगर हम 100 किलो जूल हीट जलाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 50%, 0.5, वर्क कितना मिलेगा? 50। इसका मतलब अगर एफिशिएंसी को कांस्टेंट मान लें तो वर्क जो है वो क्या मिलेगा? Q प्रोपोर्शनल टू वर्क जो है प्रोपोर्शनल टू हीट। इसका मतलब Q बढ़ेगा, 100 जूल है तो ये 50 आएगा, मैंने एफिशिएंसी मानी 50%। 100 जूल हीट है तो वर्क आएगा 50 जूल। 80 जूल हीट है तो वर्क आएगा 40 जूल। 60 जूल हीट है तो वर्क आएगा 30 जूल। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है? 50%। जितनी हीट दोगे उसका आधा वर्क मिलेगा। एफिशिएंसी कांस्टेंट है। अब तुम्हारा मास जो है बेटा, ये जो Q या हीट है वो किस पे निर्भर करेगी? अंदर जितना चार्ज आएगा वही तो जलेगा। चार्ज ज्यादा जलेगा तो हीट ज्यादा पैदा होगी। ज्यादा हीट पैदा होगी तो अगर एफिशिएंसी सेम है तो उस हीट से ज्यादा वर्क मिलेगा। अगर हीट तुम्हारी 100 जूल है तो वर्क मिलेगा 50 जूल। मान लो 50% एफिशिएंसी है तो हीट तुम्हारी है 150 जूल तो वर्क मिलेगा 75 जूल। और हीट तुम्हारी है 10 जूल तो वर्क मिलेगा 5 जूल। तो हीट किस पे निर्भर करती है? अंदर आने वाले चार्ज पे, क्योंकि यही चार्ज तो कंप्रेस होता है, यही चार्ज तो जलता है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज का सक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चार्ज है जिसको हम सक कर रहे हैं यही कंप्रेस होगा, यही जलेगा, इसके जलने से ही हीट मिलेगी, यही हीट कार्य में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब एक चीज तय है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपके पास 0.01 सेकेंड है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, वो आप समझिए, वो तो आरपीएम पे निर्भर कर रहा है। बट इंजन की इच्छा यह है कि भाई इस दौरान अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज आए। और आप कह रहे हैं साहब 180 डिग्री का क्रैंक रोटेशन है, तो इंजन कह रहा है ठीक है कुछ नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। एक चीज तो तय हो रही है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारा जो सक्शन टाइम है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात ये जो हमारा 0.01 सेकेंड है इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। इतनी बातें समझ पे आ रहे हैं? तो हम ये चाहते हैं कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज आए, क्योंकि इतने कम समय में अंदर जो चार्ज आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है किसी तरह से। और अभी तो मजेदार बात यह है कि जो आपको लग रहा है कि 180 डिग्री हमारे पास थ्योरेटिकली अवेलेबल है टाइम, वास्तव में 180 डिग्री भी अवेलेबल नहीं है, इससे भी कम अवेलेबल है। आइए देखते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं बेटा। आइए अब देखिए बेटा, मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ वॉल्व। अभी जो हम लोग निकाला है कि सक्शन स्ट्रोक के लिए हमारे पास 180 डिग्री का क्रैंक रेवोल्यूशन है, या समय के रूप में देखें तो 0.01 सेकेंड का टाइम अवेलेबल है। वास्तव में 180 डिग्री भी नहीं है, उससे कम है। क्यों? आई ये जो हमारे बेटा सक्शन वॉल्व है या एग्जॉस्ट वॉल्व है, ये जो वॉल्व है ये मैकेनिकल वॉल्व है, ये मैकेनिकल वॉल्व। तो थीटा आप सोच रहे हैं 180 डिग्री अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, और वो भी आपको बहुत कम लग रहा है, क्योंकि 180 डिग्री अगर है और इंजन का आरपीएम 3000 आरपीएम है तो ये ऊपर से नीचे कितनी देर में आ जाएगा?
ये ऊपर से नीचे 0.01 सेकंड में आ जाएगा, और वो आपको बहुत कम लग रहा है, देख रहे हैं आप। और हम तो अब कह रहे हैं आपको 180 डिग्री भी नहीं है आपके पास, तो आप कह रहे हैं थीटा 180 डिग्री है, बट एक्चुअली जो थीटा है वो 180 डिग्री से भी कम है। क्यों? जो ये वॉल्व है बेटा, ये हमारे मैकेनिकल वॉल्व है, ओके। और ये मैकेनिकल वॉल्व जो है ये खुलने में और बंद होने में कुछ समय लेते हैं। आपने कहा पिस्टन टीडीसी पे है, सक्शन वॉल्व खुल गया, तो आपके बोलने से थोड़ी होता है। आप पिस्टन टीडीसी पे है, अब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, वॉल्व खुल रहा है। पीछे एनिमेशन में आपने देखा था वॉल्व खुल रहा है, फिर जाके वॉल्व पूरा खुलता है और फिर वॉल्व बंद होता है। इसका मतलब वॉल्व को खुलने के लिए और वॉल्व को बंद होने के लिए बहुत थोड़ा सा समय भले लगे, बट लगता है। और वो किस पे निर्भर करता है? वो इंजन के इनर्शिया पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा इनर्शिया, इंजन कह रहे हैं सॉरी, वॉल्व के इनर्शिया पे निर्भर करता है। वही मैंने लिखा है बेटा, ये वॉल्व मैकेनिकल वॉल्व हैं, ये तुरंत इंस्टेंट खुलते बंद होते नहीं है, इनको तनिक सा समय लगता है। टेक सम टाइम टू ओपन एंड क्लोज ड्यू टू देयर इनर्शिया। तो अब आप कह रहे हैं पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट वॉल्व खुला, तो आपने बोला इनलेट वॉल्व खुला कब? जब पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट वॉल्व खुला। बट वास्तव में पिस्टन टीडीसी पे रुका हुआ नहीं है, वो तो फ्लाईव्हील से बंधा हुआ है। पिस्टन टीडीसी से नीचे आ गया तो वॉल्व खुलना तो शुरू किया यहां पे, और जब तक वॉल्व खुला तब तक पिस्टन यहां आ गया। इसका मतलब वॉल्व जाके खुला कब? इस वक्त। क्यों? खोलना आपने यहां पे शुरू किया, तनिक सा समय लगा, यहां आते आते यहां पहुंच गया। अब आपको यहां पे बंद करना है, तो आपने बंद कहां कर दिया? यहां कर दिया, ताकि यहां बंद हो जाए, तो भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आपके पास जो अवेलेबल थीटा है 180 डिग्री, जिसको आप बढ़ाने के चक्कर में थे, वो वास्तव में वो भी नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास जो 180 डिग्री का समय है वो एक्चुअली नहीं है, इससे भी कम है। तो अब हम क्या करें? सर एक काम करिए, सर ये बताइए कितना टाइम लगता है मैंने वॉल को खुलने में? मैंने कहा बेटा वॉल के खुलने में तो मान लो कि 10 सेकंड क्रैंक रोटेशन लगता है। तो सर एक काम करिए, पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचेगा तो इनलेट वॉल्व खुला होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, जितना समय वॉल्व को खुलने में लगता है उतना समय पहले वॉल्व खोलना शुरू कर दीजिए। मेरी बात को समझिएगा, जितना समय वॉल्व को खोलने में लगता है सर उतना समय पहले खोल दीजिए, ताकि जब ये यहां पहुंचे, जब पिस्टन यहां पे पहुंचे तो वॉल्व खुला मिले। वरना जिस वक्त पिस्टन टीडीसी पे होगा तब आप वॉल्व खोलना शुरू करेंगे तो मालूम चलेगा पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसके बाद जाके वॉल्व खुलेगा। वो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़े आसानी से समझ। मैं क्लास लेके आपके बेटा रात में 8 बजे घर पहुंचता हूं, और घर पहुंचने के बाद मैं घर पे नॉक करता हूं, पत्नी आके दरवाजा खोलती है। उसके बाद जाके मैं कपड़े वपड़े चेंज करता हूं, शूज वगैरह खोल के आराम से, और फ्रेश होकर हाथ मुंह धो के आके अपने ड्राइंग रूम में बैठता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे तुरंत गर्मा गर्म चाय मिले। किस वक्त? जब मैं अपना हाथ मुंह धो के आराम से आके बैठूं ड्राइंग रूम में, तो मुझे चाय मिल जाए गर्मा गर्म। अब पत्नी को भी मालूम है कि चाय बनाने में 3 मिनट लगता है। अब वो कर क्या रही है? मैं बैठ गया, मैंने कहा चाय, बोला हाँ मैं अभी बनाती हूं। वो उठ के गई चाय बनाने के लिए। अब वो गई हैं, 3 मिनट के बाद चाय बना के लाएंगी। तो मैं बैठा हूं, मुझे चाय 3 मिनट के बाद मिलेगी। मेरी इच्छा यह है कि जब मैं घर पहुंचूं मुझे तुरंत चाय मिले। क्या होता है, जैसे मैं नॉक करता हूं पत्नी दरवाजा खोलती हैं, मैं बैग रख देता हूं, और उसके बाद जाकर फ्रेश होने चले, और पत्नी क्या करती है? चली जाती है किचन में। जब तक मैं फ्रेश होके आता हूं 3 मिनट में, तब तक उनकी चाय बन जाती है। जैसे मैं बैठता हूं वो तुरंत चाय पेश कर देती है। इसका मतलब कि वो उतने टाइम पहले उठ जाती है जितना चाय बनाने में समय लगता है, ताकि जब मैं बैठूं मुझे चाय दे पाए आराम से। तो हम इंजन के इनलेट वॉल्व को उतनी डिग्री पहले खोल दें जितना समय उसको खुलने में लगता है, ताकि जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे उस वक्त खुला मिले। तो हमने इंजन को कुछ देर पहले खोल दिया। क्यों? क्योंकि इंजन के खुलने में कुछ समय लगता है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही तो कम से कम आपके पास एक चीज समझ में आ गई, हर इंजन का वॉल्व टीडीसी से कुछ पहले खुले। अब जिसका वॉल्व हल्का है, इनर्शिया कम है, वो 5 डिग्री पहले खुलेगा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो 10 डिग्री पहले खुलेगा। अब जिसकी पत्नी चाय बनाने में ढीली है वो 7 मिनट पहले उठ के चाय बनाएगी, और जिसकी पत्नी थोड़ा फास्ट काम करती है वो 3 मिनट में ही उठेगी। लेकिन एक चीज पत्नी को मालूम है कि जब बैठेंगे तो हमें चाय चाहिए, अगर कोई धीरे धीरे चाय बनाई 10 मिनट पहले शुरू हो जाए। ओके, एक लॉजिक हमने दे दिया, तो इसका तो जवाब मिल गया कि बट एक्चुअल थीटा वॉल्व, इतनी चीज समझ में आ गई। सो वी ओपन सक्शन वॉल्व थीटा 1 डिग्री बिफोर टीडीसी। इसीलिए हम
सक्शन वॉल्व को टीडीसी से कुछ पहले खोल देते हैं ताकि वॉल्व के खुलने का जो समय है, क्योंकि ये मैकेनिकल वॉल्व है, वो मिल जाए और पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचे उस वक्त वॉल्व खुला रहे और धड़धड़ाते हुए चार्ज अंदर आए। ये बात तो समझ में आ रही है। सो दैट व्हेन पिस्टन इज एट टीडीसी सक्शन वॉल्व इज ओपन। इतनी बात मेरे ख्याल से पल्ले पड़ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। इनलेट वॉल्व θ1 डिग्री पहले खुलता है टीडीसी के। ये बात तो आसानी से समझ में आ गई, जो भी कहिए, आई नहीं आई पता नहीं, क्योंकि सामने आप हैं नहीं। सामने होते तो मालूम चलता रहता कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां तो बकबक किए जा रहे हैं, आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मेरा दुर्भाग्य। लेकिन सर एक क्रॉस क्वेश्चन उठता है, अब क्या हो गया भाई कि सर इसके बारे में तो हम एग्री कर गए, लेकिन सर ये बड़ी खतरनाक चीज है। का मतलब अरे जैसे ये है वैसे ही है? नहीं सर, आपने इनलेट वॉल्व यहां पे खोला है तो यहां आते आते खुल जाएगा, और हम चाहते भी थे कि पिस्टन टीडीसी पे हो तो इनलेट वॉल्व खुल जाए। अब आप सर बंद करना चाहते थे हम यहां पे, लेकिन आप बंद कर रहे हैं यहां पे, बंद करना शुरू करेंगे तो जाके बंद तो कुछ देर और बाद होगा सर। कायदे से सर अगर हमें यहां पे बंद करना है तो आप कुछ देर पहले बंद करना शुरू कीजिए ताकि यहां आते थे बंद हो जाए। बट आप तो इसको बंद करना शुरू कर रहे हैं सर इसके बाद। मैंने कहा मतलब अभी देखिए इसको हम लोग करते हैं, समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके सर, ये थोड़ा सा मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे तो आप भी कहोगे हाँ सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसका जवाब है अपने पास। बट एक क्रॉस क्वेश्चन है सर कि इनलेट वॉल्व जो है क्लोज हो रहा है θ डिग्री आफ्टर बीडीसी, बीडीसी के θ2 डिग्री बाद बंद हो रहा है। क्या ये सही है? मैंने कहा हाँ सही है। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर कंफ्यूजन होने की बात ही है, ये समझिए, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की बात है। अगर आपके कंफ्यूजन हो रहा है तो अच्छी बात है, और कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो गलत बात है। आइए समझने की कोशिश की। सर पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट वॉल्व खुला हुआ है, सर खुलने में कुछ समय नहीं लगेगा? मैंने कहा खुलने में कुछ समय लगेगा, उतना समय हमने पहले खोलना शुरू कर दिया है। पिस्टन टीडीसी पे इनलेट वॉल्व खुला हुआ है, इनलेट वॉल्व खुला हुआ है, पिस्टन टीडीसी से नीचे आ रहा है, स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। ऐसे तो 0.01 सेकंड था। वॉल्व खुला हुआ है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आते 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 हम बीडीसी पे पहुंच गए। अब हम बीडीसी पे आ चुके हैं। इस वक्त हमें इनलेट वॉल्व को बंद कर देना चाहिए। सर इनलेट वॉल्व बंद कर दीजिए। मैंने क्यों? सर अब आप बीडीसी से टीडीसी चलेंगे, जब आप बीडीसी से टीडीसी चलेंगे तो इनलेट वॉल्व सर अगर बंद नहीं करेंगे तो यहां से चार्ज वापस चला जाएगा। आप सर बीडीसी से टीडीसी चल रहे हैं, इनलेट वॉल्व खुला हुआ है सर, बीडीसी से आप टीडीसी चल रहे हैं, बीडीसी से टीडीसी चल रहे हैं, इनलेट वॉल्व आपने बंद नहीं किया है सर। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो इनलेट वॉल्व आपने बंद नहीं किया है तो जो चार्ज अंदर आया था जिसके लिए आप इतना परेशान थे, जब आप बीडीसी से टीडीसी चलेंगे चार्ज बाहर निकल जाएगा। मैंने कहा ना, चार्ज बाहर नहीं निकलेगा। सर आप बीडीसी से टीडीसी चल रहे हैं, चार्ज बाहर नहीं जाएगा, ये वॉल्व खुला हुआ है। मैंने कहा हाँ ये वॉल्व खुला हुआ है, मैंने जानबूझ खोल रखा है। अब मैं चल रहा हूं बीडीसी से टीडीसी की ओर, इनलेट वॉल्व खुला हुआ है और अभी भी चार्ज अंदर आए जा रहा है। जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, ये अंदर आ रहा है। सर आप चल रहे हैं बीडीसी से टीडीसी की ओर, एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद है, इनलेट वॉल्व खुला हुआ है, तो चीज अंदर कैसे आएगी? जब आप नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो बाहर जाएगी। मैंने कहा देखो बेटा, मेरे नीचे से ऊपर जाने से चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, मेरे ऊपर से नीचे आने से चार्ज अंदर नहीं आ रहा था। ये चार्ज अंदर इसलिए आ रहा है कि अंदर का प्रेशर कम है बाहर के प्रेशर से, तो चार्ज तो बेटा प्रेशर डिफरेंस से आएगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम चल रहे हैं बीडीसी से टीडीसी की ओर, अंदर चार्ज आ रहा है, चल रहे हैं बीडीसी से टीडीसी की ओर, अंदर चार्ज आ रहा है। अब मैंने कहा वॉल्व बंद कर दो। सर अब बंद कर दे। मैंने क्यों? मैंने कहा अब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया है, इसके बाद अगर तुम कंप्रेस करोगे और वॉल्व खुला रहेगा तो चीज बाहर जाएगी। अब मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूं। तो कहने का मतलब, पहले मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन को दिमाग में लाया कि देखिए बेटा, ये जो चीज हो रही है आपकी, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चल रहा है और वॉल्व खुला हुआ है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है, एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद है सर, तो जो चीज आई थी जिस छेद से, जब आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो वो बाहर चली जाएगी। मैंने कहा जब आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको बंद ही नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। जब हमें लगेगा कि अब खतरा है बाहर जाने का तो हम बंद कर देंगे। क्या हो रहा है इसको समझने को। तो ये चीज सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे फिगर बनाया है, थोड़ा सा देखिए। इस वक्त क्या है बेटा, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व है ये,
इनलेट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बताइए कौन सा स्ट्रोक है? सर आप बीडीसी से टीडीसी जा रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। यस, मान ली सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान हम क्या कर रहे हैं? एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। क्या जो जली हुई गैसेस फेंक रहे हैं? जली हुई गैसेस फेंक रहे हैं तो कहां से फेंक रहे हैं? एग्जॉस्ट वाल्व से फेंक रहे हैं। कैसे फेंक पा रहे हैं? बाहर का प्रेशर तो 1 बार है। मानी बात है, ये जली हुई गैसेस जो हैं ये बाहर जा रही हैं। अगर ये बाहर जा रही हैं तो मानी बात है कि हम इसको जब पीडीसी से टीडीसी जा रहे हैं तो इसका प्रेशर कितना है? 5 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार। मान लीजिए हम यहां पे हैं और पिस्टन को ऐसे दबाते जा रहे हैं तो अंदर की गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। मान लीजिए 5 बार है, ये 5 बार है, 5 बार है, बाहर 1 बार है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, अंदर 5 बार, बाहर 1 बार। एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, ये गैस बाहर जा रही है, जा रही है। करते करते आप टीडीसी पे पहुंच गए। अब आप टीडीसी पे पहुंच गए, अब यहां का प्रेशर क्या है? मान लीजिए 5 बार है और आप टीडीसी के ऊपर जा नहीं सकते। अब कुछ गैस निकल गई, अब प्रेशर क्या है? 4 बार। अब गैस निकल गई, प्रेशर क्या है? 3 बार। अब गैस निकल गई, प्रेशर कितना है? 2 बार। अब और गैस निकल गई, प्रेशर कितना है? 1.5 बार। और गैस निकल गई, प्रेशर कितना है? 1 बार। अब ये बताइए, पिस्टन तो टीडीसी पे है और ऊपर जा नहीं सकता, और अब इस गैस का प्रेशर, जली हुई गैस का प्रेशर 1 बार आ चुका है और बाहर भी 1 बार है। अब बताइए, अगर एग्जॉस्ट वाल्व खुला भी है तो क्या ये गैस बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। हाँ, मतलब समझिए थोड़ा, जो हमने शुरू से आज तक क्लियर नहीं किया था, अभी तक मौका ही नहीं पड़ा था, यहां तक पहुंचे ही नहीं थे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन पीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, तो जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो जो गैस या जिस गैस का प्रेशर 1 बार से ऊपर है वो तो बाहर चली गई, लेकिन जब इस गैस का प्रेशर 1 बार हो गया तो ये इस क्लियरेंस स्पेस में फंस गई या बची रह गई। यहां पे क्या है? ये जली हुई गैसेस हैं। अब एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो गया। यहां पे क्या है? अगर खुला भी रहता तो बाहर नहीं जा पाती क्योंकि इसका प्रेशर 1 बार है। अब एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो गया, हमारी साइकिल पूरी हो गई। अब फिर क्या शुरू होगा? सक्शन। अब जब हम सक्शन में टीडीसी से बीडीसी की ओर आएंगे तो ये जो हमारी जली हुई गैसेस हैं, देखिए एग्जॉस्ट वाल्व चला, सॉरी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन चला, पीडीसी से टीडीसी की ओर करते 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 यहां। अब यहां पे इस वक्त क्या है? सर इस वक्त जली हुई गैसेस हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, अब बंद हो जाएगा। इस वक्त ये किस प्रेशर की हैं? सर 1 बार की है, बाहर नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? सर जब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया तो यहां की वही गैस तो बाहर जा पाएगी जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। करते करते अब निकलती गई 1.5, 1.4, यहां का प्रेशर जैसे ही 1.3, 1.2, 1.1, 1 बार हुआ, यहां का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर, यहां गैस फंस गई। कौन सी है? 1 बार की जली हुई गैस है। तो यहां पे क्या फंसा हुआ है? यहां पे फंसी हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार की जली हुई गैस। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब बचा हुआ, रेजिड्यू। यहां है क्या ये चीजें? ये है बर्न्ड गैसेस, जली हुई गैसेस। तो इसका मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो क्लियरेंस स्पेस में क्या बच जाता है? सर क्लियरेंस स्पेस में जली हुई गैसेस बची रह जाती। अब इसके बाद अगला स्ट्रोक जब सक्शन होता है तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान यही जली गैस नीचे आएगी। इसका मतलब अब क्या है? यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार की गैस। जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहां पे गैसेस का प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट जाएगा, और इस वक्त इनलेट वाल्व खुल जाएगा, कैम खोल देगा और बाहर से चार्ज आएगा। बाहर से चार्ज 1 बार का है और ये गैसेस जो हैं 1 बार से कम प्रेशर की हैं, तो मानी बात है अंदर चार्ज आ जाएगा। बाहर का प्रेशर 1 बार है, अंदर का प्रेशर 1। तो ये जली हुई गैसेस जो हैं एक बार जल चुकी हैं तो गैस बन चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरे चार्ज से मिक्स हो जा रही है। तो चार्ज को तो ये गंदा कर दे रही है। मैंने कहा बिल्कुल कर दे रही है। ये जली हुई गैसेस अच्छी बात नहीं है। हम चाहते थे कि जली गैस निकल जाए, आगे चलकर हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, परंतु ये जली गैस अभी हमारी मजबूरी है। तो इसका मतलब हम चार्ज को सक करते हैं। तो चार्ज जब सक हो रहा है तो इसके अंदर कुछ जली हुई गैसेस भी हैं। हम आगे कोशिश करते हैं कि जली गैसेस अधिक निकल जाएं, जितनी निकल सकें, कम बचें, क्योंकि इसके बचने से हमारे कंबस्शन की जो क्वालिटी है वो खराब होगी, क्योंकि हमारे चार्ज में जली गैसेस मिक्स हो जाएंगी और जली गैसेस जलेंगी तो है नहीं। तो इसका मतलब अब समझिए यहां तक। अब आप जब चलेंगे सक्शन स्ट्रोक के नीचे तो क्या चीज आएगी नीचे? सक्शन वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। ये क्या है बेटा? सक्शन स्ट्रोक। इस सक्शन स्ट्रोक में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, मैंने कहा था जब हम पिस्टन टीडीसी पे हैं तो यहां पे क्या है? यहां पे जली हुई गैसेस है। कौन सी जली हुई गैसेस है? तो जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हुआ था तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में जो जली हुई गैसेस बची थी ये वो हैं। तो जली हुई गैसेस एक्सपेंड होंगी
और प्रेशर गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर गिरा तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चार्ज अंदर आएगा। अब आपका अगर पिस्टन यहीं पे रुक जाता तो अंदर जैसे ही चार्ज आता यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक जाता। अब नीचे करते 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 हम लोग, अब मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब मैं इस कह रहा हूं सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पीडीसी से बीडीसी आएगा, क्लीयरेंस स्पेस में फंसी हुई गैसेस जो हैं उनका आयतन बढ़ेगा, जब उनका आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इनलेट वॉल को हमारा कैम शेफ्ट और कैम मिल के खोल देंगे, इनलेट वॉल खुल जाएगा, चार्ज का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम, तो चार्ज अंदर आना शुरू कर देगा और पिस्टन धीरे धीरे चूंकि नीचे चलता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, तो ये चार्ज का प्रेशर हमेशा बिलो एटमॉस्फेरिक रहेगा और एयर अंदर आती जा रही करते करते पिस्टन नीचे पहुंच गए। अब जरा इस चीज को देखिए, अब देखिए इस वक्त सक्शन वॉल खुला, पिस्टन यहां पे है टीडीसी पे। बताइए अब सक्शन वॉल खुला, पिस्टन टीडीसी पे। सक्शन वॉल खुला है जब पिस्टन टीडीसी पे है। सक्शन वॉल क्यों खुल गया? क्योंकि सर आपने सक्शन वॉल को टीडीसी से कुछ पहले खोल दिया था, टीडीसी से कुछ पहले खोल दिया था, इसलिए जब आप टीडीसी पे पहुंचे तो सक्शन वॉल खुला है। सक्शन वॉल खुला है, आपने पिस्टन को थोड़ा सा खींचा, जैसे ही पिस्टन को खींचा तो जो रेजिड्यू गैसेस थी इनका आयतन बढ़ा तो प्रेशर कितना हो गया? एटमॉस्फेयर से कम हो गया। अब ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, अंदर चार्ज आता जा रहा है, अंदर चार्ज, अब देखिए पिस्टन नीचे जा रहा है, चार्ज अंदर आ रहा है। अगर पिस्टन नीचे जा रहा है, देखिए इसके तुलना में पिस्टन नीचे आ गया, अंदर चार्ज आता जा रहा है, अंदर चार्ज आ रहा है, इसका मतलब समझते हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम है। और पिस्टन नीचे आ गया, यहां तक आ गया, पिस्टन यहां पे टीडीसी पे था, यहां बीच में आया, यहां बीडीसी पे आया, इस दौरान चार्ज अंदर आता गया। अब जरा समझिएगा, अंदर का प्रेशर है 0.5 बार, अंदर का प्रेशर है 0.5 बार, अंदर प्रेशर है 0.5 बार। सर चार्ज अंदर आता जा रहा है, प्रेशर 0.5 बार है, मैंने कहा 0.5 का मतलब 0.5, 0.6, 0.4 जो भी है। तो चार्ज जब अंदर आता जा रहा है तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा अगर पिस्टन यहीं रुक जाए, पिस्टन यहीं रुका रहे और चार्ज अंदर आ जाए तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो क्या रहा है, साथ साथ आप नीचे भी आ रहे हैं, मीन्स आयतन भी तो बढ़ता जा रहा है। तो अब आप नीचे आए तो आप समझिए, यहां पे थे क्लीयरेंस स्पेस में गैसेस थी, आपने इसको नीचे खींचा, जैसे ही आपने इसको नीचे खींचा अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया, मान लीजिए 0.5 बार हो गया, अंदर का प्रेशर 0.5 बार, बाहर का 1 बार, अंदर एयर आने लगी, अब आप नीचे आ रहे हैं, ये प्रेशर 0.5 बार ही है, 0.5 बार पे आप नीचे आ रहे हैं, नीचे और अंदर एयर आ, करते 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 आप नीचे पहुंच गए। अंदर आपने चार्ज भर लिया, किस प्रेशर का? 0.5 बार का। इसका आयतन कितना होगा? वॉल्यूम वीएस के बराबर। इसका मास कितना होगा? सर मास होगा सेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू 0.5 बार। अब इतना मास है। अब हम नीचे पहुंच गए हैं, हम नीचे पहुंच चुके हैं, इसके अंदर हमारे चार्ज भरा हुआ है बेटा, ये चार्ज भरा हुआ है, हमारा चार्ज भरा हुआ है, बट हम नीचे आ चुके हैं, बट अभी भी प्रेशर कितना है? 0.5 बार, 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, कुछ भी मान लो, जो भी है, बट अभी तक चार्ज आ रहा था। इसका मतलब क्या है? अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं था, तभी तो चार्ज आ रहा था। अब हम नीचे से ऊपर चलना चाहते हैं, चलिए नीचे से ऊपर। अब हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। अब जरा देखिएगा, इस वक्त ये चार्ज जो आया है, ये जो लास्ट में भी चार्ज आया है बेटा, इसका मतलब यहां का प्रेशर क्या है? सर यहां का प्रेशर 0.5 बार है, मत मानिए 0.5, सर 0.8 बार है। एक चीज तो तय है ना बेटा, पिस्टन लास्ट तक नीचे जब तक आया तब तक चार्ज आता रहा। ऐसा तो है नहीं कि पिस्टन इसलिए रुक गया कि चार्ज अंदर जो आ रहा है वो आना बंद कर दिया। पिस्टन तो इसलिए रुक गया कि पिस्टन बीडीसी पे आ गया है, पिस्टन बीडीसी पे आके रुक गया और चार्ज तो अंदर आ रहा था। अब पिस्टन बीडीसी पे आ चुका है, इसलिए नीचे जा नहीं सकता और चार्ज अंदर आ रहा है। अब चार्ज अंदर आने से अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आया है, अभी भी प्रेशर क्या है? 0.8 बार है। अब आप ऊपर चलना शुरू किए, अब पिस्टन ऊपर चल रहा है। अब जरा समझिएगा, पिस्टन ऊपर चल रहा है और सक्शन वॉल्व खुला हुआ है। अब ये चार्ज बाहर से अंदर आ रहा है, ये चार्ज 1 बार पे है, और जब आप नीचे से ऊपर चले हैं तो यहां का प्रेशर जो 0.8 था बढ़ के 0.85 हो गया, बढ़ के 0.90 हो गया, बढ़ के 0.95 हो गया। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठेगा अंदर क्या होगा? एयर आती जा रही है भाई, एयर तो जितनी आ चुकी थी, अभी भी सक्शन वॉल्व खुला है, 1 बार पे एयर अंदर आ रही है। सर एयर अंदर आ रही है 0.85, 0.9, 0.95, 0.99, 0.99 के बाद 0.1। मैंने कहा एग्जॉस्ट वाल्व बंद कर दो, सॉरी सक्शन वाल्व बंद कर दो।
अब आपने सक्शन वॉल्व बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अंदर इतनी एयर आ चुकी है कि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो चुका है। अब अगर आपने सक्शन वॉल्व बंद नहीं किया, अब आप जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो इसका प्रेशर 1 से बढ़ेगा, 1.2 होगा, 1.1 होगा, और जैसे ही 1.1 1.2 होगा तो एयर चार्ज तुम्हारा बाहर जाना शुरू कर देगा। इसका मतलब हम पिस्टन को बीडीसी पे आते ही सक्शन वॉल्व बंद नहीं करेंगे, हम उसको खुला रहने देंगे। हम देख रहे हैं कि अभी भी चार्ज अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज अंदर इसलिए आ रहा है कि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से अभी भी कम है, और अब आप ऊपर चल पड़े, आप ऊपर चले जा रहे हैं, लेकिन अभी अंदर प्रेशर 0.9 बार है, चार्ज आ रहा है, 0.95 बार है, चार्ज आ रहा है, 0.99 बार है, चार्ज आ रहा है, 1 बार हो गया। अब अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो चार्ज वापस चला जाएगा। तो जितनी देर ऊपर चलते वक्त प्रेशर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ है, तब तक चार्ज आ रहा है तो आने दीजिए। जब आपको लगे अब चार्ज भाग सकता है, तब हम बंद कर देंगे। तो सक्शन वॉल्व को हम कुछ देर बाद बंद करते हैं। और कब बंद करते हैं? जब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक आ जाता है। जब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक आ गया, इसका मतलब कि इस वक्त डेंसिटी जो होगी वो बढ़ चुकी है। इसका मतलब हमने जो चार्ज का सक्शन किया वो 180 डिग्री न करके क्या किया, हमने चार्ज का सक्शन किया 180 डिग्री में θ1 प्लस θ2 जोड़ा। इसका मतलब हमारा इस प्रकार से अगर हम इनलेट वॉल्व खोलेंगे और इनलेट वॉल्व बंद करेंगे तो चार्ज का सक्शन जो होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। इस दौरान हमें ज्यादा समय मिल गया, ज्यादा समय मिल गया तो अंदर ज्यादा चार्ज आ गया, अंदर ज्यादा चार्ज आ गया तो ज्यादा चार्ज जलेगा तो हीट ज्यादा पैदा होगी। अगर इंजन की एफिशिएंसी 50% भी है, अगर ज्यादा हीट पैदा होगी तो हमें वर्क ज्यादा मिलेगा। तो बेटा मैंने प्रयास किया आपको इस बात को समझाने का कि सक्शन वॉल्व जो है θ1 डिग्री पहले खुलता है, θ2 डिग्री बाद में बंद होता है। ये एंगल 5-7 कितना होगा, एक चीज तय है कि पिस्टन जब टीडीसी पे होगा उसके कुछ देर पहले इनलेट वॉल्व खुलेगा, और पिस्टन जब बीडीसी पे होगा उसके कुछ देर बाद ये बंद होगा। एग्जाम में ये आता है कहां खुलता है कहां बंद होता है। लॉजिक तो आपको समझाने के लिए मैंने समझाने का प्रयास किया। अब बेटा मेरी इतनी कोशिश के बाद भी हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, तो मैं चाहूंगा कि बेटा आप कम से कम, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको 2 बार 3 बार जितना भी आपको जरूरत हो चला के देखें, शायद थोड़ा सा आप ज्यादा समझ पाएंगे। और फिलहाल अब हम लोग बेटा इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब सर हर तरह जितना भी आगे का चीज है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में ऐसे ही समझेंगे? मैंने कहा नहीं, इसके बाद थोड़ा सी चीजें आसान हैं, और मैंने कहा कुछ चीजें तो हम लोग 3rd लेक्चर में समझेंगे, लेकिन इसी वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को इसी तरह से थोड़ा और अलग तरीके से हम लोग और एक बार देखेंगे जब हम लोग 3rd चैप्टर में जाएंगे। तो हम लोग इसको फिर से अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने सक्शन वॉल्व को बताने की कोशिश की, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं 2nd स्टेप पे। थ्योरी कहती है कि जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के दौरान बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है और टीडीसी पे पहुंचता है, जब टीडीसी पे पहुंचता है तो चिंगारी आती है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में चार्ज का कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन के अंत में जो चार्ज है क्लियरेंस वॉल्यूम में, उसका प्रेशर टेम्परेचर हाई है, परंतु अभी भी इसका टेम्परेचर पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। इसको जलने के लिए चिंगारी की जरूरत है। तो थ्योरी कहती है जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो चिंगारी आती है, इग्निशन होता है। अब प्रैक्टिकली जब होता है तो ऐसा नहीं। बड़ा समझिए कि कंबस्टन एक केमिकल रिएक्शन है। चिंगारी आई और फ्यूल जला, इसमें कुछ समय लगेगा, ये भी बहुत नैनो सेकंड में लगे, बहुत कम लगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। अगर आप जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तब चिंगारी देंगे, उस चिंगारी को लेके जब ये फ्यूल जलेगा तो उसमें कुछ समय लगेगा, तब तक पिस्टन थोड़ा नीचे आ जाएगा। आपके मन में सवाल आ सकता है सर फ्यूल जला नहीं तो पिस्टन कैसे नीचे आएगा? ध्यान रहे बेटा, ये पिस्टन बना हुआ है कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड बनी हुई है क्रैंक से और क्रैंकशैफ्ट से, तो कहीं ना कहीं फ्लाईव्हील जो है अपने इनर्शिया के कारण इस पिस्टन को नीचे ले आएगी। मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक के आप अंत में पहुंचे टीडीसी, आपने चिंगारी दी। अब चिंगारी देने के बाद फ्यूल जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इतनी देर में तो पिस्टन नीचे आ चुका है, अब कंबस्टन होगा। तो अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं, कंबस्टन इस वक्त हो जब पिस्टन टीडीसी पे है उस वक्त हो, या पिस्टन जब नीचे उतर चुका है तब हो? तो बेटा अगर पिस्टन नीचे आ गया है थोड़ा, उस वक्त कंबस्टन होगा तो क्या होगा?
उस वक्त कंबशन होगा तो अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। अंदर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, उसी चार्ज के जलने से जो हीट एनर्जी मिलेगी उससे जो प्रेशर डेवलप होगा वो उतना नहीं होगा जो इस अवस्था में होगा। तो हम कोशिश क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हमारा चार्ज कब चले, जब पिस्टन टीडीसी पे हो। क्योंकि जब पिस्टन टीडीसी पे होता है बेटा तो अंदर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम, और उस वक्त चार्ज का जो इफेक्ट आएगा जलने का वो सबसे ज्यादा आएगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया चिंगारी आते ही फ्यूल नहीं जलेगा, चिंगारी आने के कुछ समय बाद फ्यूल जलता है। कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 5 कंबशन फिनोमिना, उसमें इसी चीज को पढ़ेंगे कि चिंगारी आती है और उसके बाद फ्यूल जलता है। इस बीच में क्या क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे करीब 2 घंटे में। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, चिंगारी आते ही इंस्टेंट फ्यूल नहीं जलेगा, चिंगारी आएगी उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कुछ कार्यक्रम होगा, उसके बाद फ्यूल जलेगा। इसमें जो समय लगेगा उतना पहले हम चिंगारी दे देते हैं। तो इसका मतलब हम पिस्टन को टीडीसी पे पहुंच रहा है, पिस्टन टीडीसी पे पहुंच रहा है, टीडीसी का कुछ पहले चिंगारी दे देते हैं। अब अपनी चिंगारी दे दी, लेकिन पिस्टन तो अपनी इनर्शिया से चल रहा है क्योंकि फ्लाईव्हील इसको चला रहा है, और पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचेगा तब तक फ्यूल जलने की तैयारी कर चुका होगा, और टीडीसी पे पहुंचते ही वो धमाका करेगा, एक्सप्लोड करेगा या जल जाएगा, और जलते जो गैसेस मिलेंगी वो सर्वाधिक प्रेशर की होंगी क्योंकि इस वक्त वॉल्यूम मिनिमम है। इसका मतलब एक चीज तय है कि चिंगारी हमेशा टीडीसी से पहले आएगी। कितना पहले आएगी, 10 डिग्री पहले आएगी, 15 डिग्री पहले आएगी, वो बहुत सारे कंडीशंस पे निर्भर करता है। स्पार्क प्लग की डिजाइन के ऊपर, चार्ज का जो मिक्सचर है, पेट्रोल एयर का, रिच है कि लीन है, इन सारी बातों पे निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज तय है, हमेशा इग्निशन टीडीसी से पहले होगा। तो मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मेरे भाई की बेटी थी छोटी सी, एक बार मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने जाओ चाची से गोली ले आओ। गोली लेने गई और गोली लेके आई, पानी के साथ उसने मुझे दिया और मैंने गोली रखी और पानी से पिया। अभी वो गोली गले तक आई थी और पूछ रही थी चाचू आराम मिला? आराम कैसे मिलेगा, जब ये गोली पेट में जाएगी, खुलेगी, खून उनके साथ जो भी केमिस्ट्री होती होगी, उसके कुछ केमिकल्स बनेंगे, उसके बाद सर दर्द में आराम आएगा। इसका मतलब कि ये गोली लेते ही सर दर्द में आराम नहीं होता, ये गोली अंदर जाती है, शरीर में ब्लड के साथ मिक्स होती होगी, उसके बाद कुछ हमें आराम मिलता है। सिमिलरली जब चिंगारी आएगी ठीक उस वक्त फ्यूल नहीं जलेगा, चिंगारी आने के कुछ देर बाद फ्यूल जलेगा। कुछ वहां पे प्री फ्लेम रिएक्शंस होते हैं, ये हम लोग देखेंगे बेटा, ये प्रिपरेशन फेज कहलाता है, चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब एक चीज तय हो गई। थ्योरी कहती थी पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचेगा तब चिंगारी आएगी, प्रैक्टिकली हमने देखा कि नहीं, पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उस वक्त चिंगारी अगर हम देंगे तो फ्यूल जलने में कुछ समय लगेगा, तब तक तो पिस्टन थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो हमें उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस फ्यूल के धमाके का, इसके जलने का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसी प्लानिंग कीजिए कि जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे उस वक्त फ्यूल जल जाए। उस वक्त फ्यूल जल जाए मतलब थोड़ा पहले चिंगारी दे दीजिए ताकि फ्यूल के जलने में जो समय लगना है वो लग जाए। तो हम लोगों ने एक डिफरेंस और देख लिया कि इग्निशन पहले होता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। चलिए ऊपर पहुंचे आप, टीडीसी पे पहुंचने पर चिंगारी दे दी, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा तब तक चार्ज जल उठा, कंबशन गैसेस बनी, इसके ऊपर दबाव पड़ा, दोनों वॉल बंद हैं, सक्शन और एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन, यहां पावर स्ट्रोक शुरू हुआ, आप नीचे आ गए। जब आप बीडीसी पे पहुंचे तो सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर बर्न्ड गैसेज हैं, जली हुई गैसेज हैं, है वही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प, लेकिन इनका टेम्परेचर प्रेशर गिर चुका है। क्यों? क्योंकि आपने इससे एनर्जी ले ली है। अब आप इस जली हुई गैस को सिलेंडर के बाहर निकालना चाहते हैं। थ्योरी कहती है जब हम बीडीसी पे होते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, जब हम बीडीसी पे हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और गैस को धक्का देकर एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकालते जाते हैं, और करते 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 हम टीडीसी पे पहुंचते हैं। जब हम टीडीसी पे पहुंचते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है, ऐसा थ्योरी कहती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है कि जब हम एक्सपेंशन स्ट्रोक में नीचे उतर रहे होते हैं, अभी हम बीडीसी पे पहुंचे नहीं हैं, अभी हम बीडीसी पे पहुंचेंगे फिर एग्जॉस्ट वाल्व खोलेंगे। थ्योरी कहती थी, हम कहते नहीं। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान नीचे आ रहे हैं, अभी हम बीडीसी पे पहुंचे नहीं हैं, बीडीसी पे पहुंचने के कुछ पहले ही हम एग्जॉस्ट वाल्व को खोल देते हैं। कितना पहले देखिए, ये तो हमने एग्जॉस्ट वाल्व कब खोल दिया, अभी हम बीडीसी पे पहुंचे नहीं थे, अभी हम बीडीसी पे पहुंचे नहीं थे, उसके कुछ पहले हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया। इसका मतलब थ्योरी कहती थी कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा
जब एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी पे आने के कुछ पहले खोल देते हैं। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, सर ऐसा करना फायदेमंद नहीं है, क्या आप सहमत हैं? मैंने कहा यस, प्रथम दृष्टया ये फायदेमंद नहीं। सर क्या मतलब? मैंने कहा देखिए क्या कर रहे हैं, या क्या हमें सुझाव दिया जा रहा है? हमें सुझाव दिया जा रहा है, या प्रैक्टिकली जो करते हैं लोग वो क्या करते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक में दोनों वॉल्व बंद हैं तो प्रेशर पूरा पूरा पिस्टन पे आ रहा है और पिस्टन नीचे आ रहा है। एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है, चार्ज जो जल चुका है, कंबशन गैसेज एक्सपेंड कर रही हैं, इनका प्रेशर टेम्परेचर गिर रहा है और हमें कार्य मिल रहा है। अभी हम बीडीसी पे पहुंचे नहीं हैं, बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही आपने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया। अगर आप एग्जॉस्ट वाल्व खोल देंगे तो कुछ कंबशन गैस वहां से निकल जाएगी, और जो कंबशन गैस वहां से निकल जाएगी इसका मतलब अंदर का दबाव कम हो जाएगा, तो इस पिस्टन पे लगने वाला बल कम हो जाएगा। तो सर ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं आप। भाई हम लोग अपने थ्योरेटिकल डायग्राम में या किताबी ज्ञान में जो कुछ कर रहे हैं वो फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां तो सर आप एग्जॉस्ट वाल्व खोल दे रहे हैं तो इससे गैस बाहर निकल जा रही है, तो नुकसान की बात है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रथम दृष्टया आपको नुकसान लग रहा है। तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया, एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने से कुछ गैसेस निकल गई, हमारा कुछ गैसेस निकल जाने से अंदर का प्रेशर जितना था उससे थोड़ा कम हो गया, अर्थात जो बल हमें मिलेगा प्रेशर इनटू एरिया वो कम मिलेगा, और हमें कार्य तो लास्ट में जो होगा उस कार्य का कुछ नुकसान होगा इसके खोलने से। न खोलते तो क्या होता, लास्ट तक उस प्रेशर का हमें फायदा मिलता। आपने उसके थोड़ा पहले खोल दिया तो कुछ गैस निकल गई एग्जॉस्ट वाल्व से, चूंकि आपने खोल दिया। लेकिन ये जो फायदा नुकसान हुआ है आपको लॉन्ग रन में या टोटली जब देखेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, मतलब ये फायदे का सौदा है। सर ये तो ठीक ठीक नुकसान का सौदा लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये फायदे का सौदा है, घबराइए मत। जब चैप्टर 3 में चलेंगे तो हम एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम पे जाएंगे। जब एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम पे जाएंगे तो हम इस चीज को दिखाएंगे। फिलहाल आपका सोचना सही है कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से, गैस के निकल जाने से हमें कुछ वर्क का नुकसान हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क हमें जितना मिलता है उसके तुलना में थोड़ा कम मिल रहा है, कुछ गैसेस निकल जाने से अंदर का प्रेशर घट जा रहा है, जो कि नुकसान है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसको अभी हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो शायद हम अच्छी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि हम उसको चैप्टर 3 में इस पॉइंट को समझेंगे। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही हम एग्जॉस्ट वाल्व खोल देते हैं। ओके सर, अब आप एक्सपेंड कर रहे थे, आपने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया, गैसेस बाहर जाने लगी और आप बीडीसी पे आ गए, और अब आप ऊपर चल पड़े हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, गैसेस जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं। अच्छा टीडीसी पे पहुंचे, बंद कर दीजिएगा। अब हम टीडीसी पे पहुंच गए। अब टीडीसी पे पहुंचने पे थ्योरी कहती है बंद कर दीजिए, लेकिन हमने बंद नहीं किया, तो खुला ही रहने दिया। तो खुला रहने दे रहे हैं आप, मैंने कहा हाँ खुला रहने दे रहे हैं। अब हमने सक्शन शुरू कर दिया, इसका मतलब सक्शन स्ट्रोक शुरू हो गया है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं किया। तो देखिए थ्योरी कह रही थी कि जब आप टीडीसी पे पहुंचेंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद कर दीजिएगा। हमने क्या किया, जब हम टीडीसी पे पहुंचे तो हमने एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं किया, टीडीसी पे पहुंचने के थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट वाल्व बंद किया। मतलब हम टीडीसी पे पहुंच गए, हमने वाल्व बंद नहीं किया। अब कौन सा स्ट्रोक होगा, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक था, अब सक्शन होगा। इसका मतलब सक्शन स्ट्रोक शुरू हो गया। अब सक्शन स्ट्रोक शुरू हो गया मतलब चार्ज आने लगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है। सर ये क्या कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, जो चार्ज आएगा निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, इसका भी फायदा होता है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, घबराइए मत। फिलहाल तो ये बात सही है कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है बीडीसी के कुछ पहले, और ये बात भी सही है कि एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है टीडीसी के बाद, और दोनों ही स्थितियों में हमें नुकसान लग रहा है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो मानी बात है, हम ऐसा करते हैं तो वाकई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रथम दृष्टया आपको नुकसान लग रहा है। कैसे लग रहा है, यहां पे सर वाल्व पहले खोल देने से, बीडीसी पे जाने से पहले खोल देने से जो गर्म गैसेज हैं, हॉट गैसेज हैं, वो बाहर निकल गई। वो बाहर निकल गई मतलब कुछ प्रेशर लूज हो गया, अंदर से प्रेशर कम हो जाए, जो गैस बाहर निकल गई, तो हमारा कार्य नुकसान हो रहा है। क्या आप सहमत है? मैंने कहा बिल्कुल सहमत है। तो क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इस कार्य के नुकसान को होने दो, हम मानते हैं ये नुकसान हो रहा है, कभी कभी बड़े बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान सहने पड़ते हैं, तो हम इस नुकसान को सहने को तैयार हैं, क्योंकि इसके एवज में हमें बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, और उस फायदे में से उस नुकसान को घटा देंगे तो नेट फायदे में रहेंगे। इसीलिए इस नुकसान को देख के भी हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे फायदा ले लेंगे। तो कैसे ले लेंगे? मैंने कहा बेटा थर्ड चैप्टर के पहले अगर कोशिश करेंगे तो ना हम समझा पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। ये नुकसान है लेकिन ये फायदे में परिवर्तित हो जाएगा। इस वक्त आपको हम खूब डांटते हैं ना, नुकसान लगता है,
बट बाद में जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कहते नहीं सर आप अच्छा करते थे, डांटते थे, आप डांटते थे, इसी बहाने हम लोग पढ़ते थे, आप हमें क्लास में बुला के बोर्ड पे बहुत सारा इतना बोल देते थे कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी, हमें बेइज्जती लगती थी, हम जाके पढ़ने लगते थे और पढ़ते थे तो सेलेक्ट हो जाते थे। तो बेटा कहीं ना कहीं शुरू में जो चीज़ बुरी लगती है वो बाद में आपके भलाई के लिए, इस वक्त ये जो हम कर रहे हैं वो बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, लेकिन विश्वास करो वो सही में कन्वर्ट होगा और मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर, इसको तो आप बताएंगे। सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म कर चुके हैं, एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं कर रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है और इधर आपका देखिए सक्शन स्ट्रोक शुरू हो चुका है। सक्शन स्ट्रोक शुरू हो चुका है तो चार्ज अंदर आ रहा है, तो ये खुला हुआ है तो चार्ज बाहर निकल जाएगा। मैंने ये भी नहीं होने जा रहा है, परेशान मत हो, लेकिन हाँ एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। इसका मतलब थ्योरी के हिसाब से बीडीसी पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए था, टीडीसी पे बंद होना चाहिए था। बीडीसी पे पहुंचने से कुछ पहले खुल गया और टीडीसी पे पहुंचने के कुछ देर बाद बंद हुआ। इसका मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस भी जो है थीटा जो है हमारा वो 180 डिग्री प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 तक होता है। कहने का मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस के लिए भी हमने क्रैंक रोटेशन 180 ज्यादा दिया। क्यों दिया है इस पॉइंट को ना तो मैंने एक्सप्लेन किया है ना भी किया जा सकता है। हाँ, यहां पे क्या नुकसान हो रहा है, कंबशन गैसेस निकल गई जिससे अंदर का प्रेशर गिर गया, हमारा कार्य का नुकसान हुआ। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यहां पे सर देर तक खोलने से कुछ चार्ज निकल जाएगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैंने कहा बिल्कुल सहमत है। सर चार्ज अगर बिना जले निकल जाएगा तो हमारा नुकसान है ना? मैंने कहा बिल्कुल नुकसान है। तो सर इस नुकसान में भी आपको फायदा दिख रहा है? मैंने कहा बिल्कुल फायदा दिख रहा है। कभी कभी छोटे छोटे नुकसान आप झेल लिया करिए, वो आगे फायदे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों बातें सत्य हैं। फिलहाल हमें प्रथम दृष्टया नुकसान दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इंजन के लिए फायदे के सौदे हैं, इसीलिए हम इसको करते हैं। अब हम लोगों ने कहीं ना कहीं बेटा सक्शन, एग्जॉस्ट और इग्निशन के टाइम को देख लिया। अब आइए इस टेबल को देखिए। इस वॉल टाइमिंग डायग्राम में जब हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का लेते हैं तो 5 बातें होती हैं। पहला होता है सक्शन वॉल्व का खुलना। सक्शन वॉल्व कब खुलता है? टीडीसी से कुछ पहले। तो टीडीसी से कुछ पहले खुलता है। ये बात की वैल्यूज का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है सक्शन वॉल्व खुलता है टीडीसी के इतना डिग्री बाद, बीडीसी के इतना डिग्री पहले, बीडीसी के इतनी देरी बाद, तो कोई मतलब नहीं है। टीडीसी से कितना पहले। और सक्शन वॉल्व बंद कब होता है? सक्शन वॉल्व बंद होता है बीडीसी के कुछ बाद। अब ये थीटा 1 थीटा 2 का मान इंजन टू इंजन आरपीएम के हिसाब से वेरी करेगा, परंतु हां टीडीसी के पहले खुलेगा और बीडीसी के बाद बंद होगा। अब आई बात इग्निशन की। कम सक्शन तो हो गया चार्ज का। अब इग्निशन स्ट्रोक के दौरान थ्योरी कहती थी जब पिस्टन बीडीसी चलेगा और टीडीसी पे पहुंचेगा तब चार्ज जलेगा। हम कहते हैं नहीं, चार्ज कब जलेगा? चार्ज जलना चाहिए जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे, और चार्ज के जलने के लिए जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे हमें चिंगारी थोड़ी पहले देनी पड़ेगी। तो यहां देखिए स्पार्क प्लग इग्नाइट्स। स्पार्क प्लग कब इग्नाइट होता है? टीडीसी से कुछ पहले। अब रही बात, अब आप नीचे आ रहे हैं, थ्योरी कहती है जब आप बीडीसी पे पहुंचिएगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व खोलिएगा। हमने कहा ना, बीडीसी पे पहुंचने से कुछ पहले ही खोल दो। आपके पास नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा होने दो। तो बीडीसी के कुछ पहले एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वॉल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है बीडीसी के कुछ पहले। और एग्जॉस्ट वॉल्व आप कहते हैं सर जब टीडीसी पे पहुंचे तो बंद कीजिए। मैंने कहा नहीं, बंद नहीं करिए, थोड़ी देर खुला रहने दो, तो कुछ चार्ज निकल जाएगा, मैं निकल जाने दो, परेशान मत हो। इसका मतलब हम पहुंचेंगे टीडीसी पे, उसको कुछ देर बाद बंद होता है। एग्जॉस्ट वॉल्व बंद कब होता है? टीडीसी के कुछ देर बाद। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते थे कॉलेज में। जब कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कराते थे तो बच्चे एक्सपेरिमेंट करने के बाद टेबल में इसकी रीडिंग लेके आते थे और रीडिंग लेके डालते थे और हम लोग खट से इसको देखते थे और ऐसे टिक कर देते थे, फट से, तेजी से। सोचते थे सारा रीडिंग रटा हुआ है, एकदम रटा हुआ नहीं है बेटा। हम लोग ये देखते थे कि बच्चे का रीडिंग सक्शन वॉल्व का टीडीसी के पहले है कि टीडीसी के इधर। अगर आपने इसमें से कहीं एंट्री लिखी है तो तुरंत काट देते थे, हम वैल्यू नहीं देखते थे। हाँ, बच्चे ने लिखा टीडीसी के 6 डिग्री पहले, ओके। बच्चे ने लिखा टीडीसी के 5 डिग्री पहले, ओके। टीडीसी के 10 डिग्री पहले, ओके। इसका मतलब कि हम टेंडेंसी चेक करते थे। तो अब जितने भी सवाल इसके हैं, खुरवी में 12 सवाल हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम के, कुछ हम क्लास असाइनमेंट में भी आपको देने वाले हैं, तो उस सब इसी पर आधारित। और कुछ नहीं करना, लॉजिक नहीं पूछ रहा है, बस पहले खुलता है कि बाद में खुलता है, पहले बंद होता है कि बाद में बंद होता है, चिंगारी पहले आती है कि बाद में आती है, किसके? टीडीसी के कि बीडीसी के? अगर ये 5 वैल्यू आपके दिमाग में बैठ गई है कि सक्शन वॉल्व टीडीसी से पहले खुलेगा, सक्शन वॉल्व बीडीसी के बाद बंद होगा, चिंगारी टीडीसी के पहले आएगी,
एग्जॉस्ट वॉल बीडीसी के पहले खुलेगा, एग्जॉस्ट वॉल बीडीसी के बाद बंद होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो ये हमारा हो गया 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम। सर अब ऐसे ही हमें पढ़ाएंगे आप 4-स्ट्रोक डीजल इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 4-स्ट्रोक डीजल इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम लगभग ऐसा ही होता है जैसा पेट्रोल इंजन। सिर्फ वहां पे जो फर्क होता है वो क्या होगा, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वहां पे भी सक्शन वॉल्व होगा, यहां पे भी सक्शन वॉल्व है, तो सक्शन वॉल्व खुलेगा और बंद होगा इसी तरह से। इसका मतलब अगर 4-स्ट्रोक डीजल इंजन है तो सक्शन वॉल्व उसी तरह बर्ताव करेगा जैसे पेट्रोल इंजन में कर रहा था। बस पेट्रोल इंजन में चार्ज सक हो रहा था, चार्ज कंप्रेस होता है और चिंगारी से जलता है। यहां पे एयर सक होगी, एयर कंप्रेस होगी। अब एग्जॉस्ट वॉल्व जैसे वहां पे खुलता था यहां पे खुलता है और यहां पे बंद होता है, डीजल इंजन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका मतलब इन चार जो वॉल्व सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व की जो चार रीडिंग्स हैं उसकी टेंडेंसी यही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहां पे चार्ज सक होता है, चार्ज कंप्रेस होता है और चिंगारी से जलता है चार्ज स्पार्किंग से। यहां पे एयर सक होती है, एयर कंप्रेस होती है, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में बाहर से डीजल फुआर के रूप में फेंका जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। यहां पे होता है इग्निशन और वहां पे होगा इंजेक्शन। तो फर्क क्या है, पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन है वो वहां पे परिवर्तित होके हो जाएगा इंजेक्शन। अब चूंकि इग्निशन इंजेक्शन बन जाएगा तो थोड़ा सा कुछ फर्क आएगा जिसको अभी मैं एक्सप्लेन, अदरवाइज इन चार का टेंडेंसी वही रहेगा। मतलब कि अब हम लोग चल रहे हैं 4-स्ट्रोक डीजल इंजन के वॉल टाइमिंग डायग्राम को देखने। ओके आइए अब देखिए आपके सामने दोनों डायग्राम मैंने एक साथ दिखाए। वॉल टाइमिंग डायग्राम 4-स्ट्रोक एसआई इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन। ये किसका है, देखिए वॉल टाइमिंग डायग्राम 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये है सक्शन, ये है कंप्रेशन, यहां पे है इग्निशन, इसके बाद ये है आपका पावर, यहां पे हुआ एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया, ये जो पीछे हम लोग देख के आए हैं। अब ये है हमारा 4-स्ट्रोक डीजल इंजन। अब जरा हरे कर्व को कंपेयर करते हैं। हरा क्या है, सक्शन। सक्शन वॉल्व कब खुल रहा है, सक्शन वॉल्व टीडीसी से 15 डिग्री पहले खुल रहा है। यहां देखिए जरा, हरे से है सक्शन, सक्शन वॉल्व टीडीसी से 25 डिग्री पहले खुल रहा है। मतलब यहां पे 15 डिग्री पहले खुल रहा था, यहां 25 डिग्री पहले खुल रहा है, लेकिन टीडीसी के पहले खुल रहा है। ओके, यहां पे सक्शन वॉल्व बंद कब हो रहा था, पीडीसी के 30 डिग्री बाद बंद हो रहा था। यहां पे सक्शन वॉल्व कब बंद हो रहा है, पीडीसी के 25 डिग्री बाद बंद हो रहा है। इसका मतलब सक्शन वॉल्व की टेंडेंसी यही है और इसका कारण भी यह है। यहां पे सक्शन वॉल्व क्यों खोल रहे थे थोड़ा पहले, सर वॉल्व मैकेनिकल वॉल्व हैं, इनके खुलने में इनके इनर्शिया की वजह से कुछ समय लगता है, तो हम चाहते हैं जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे तो वॉल्व खुला रहे। वॉल्व खुला रहे मतलब थोड़ी देर पहले खोलना शुरू कर दीजिए ताकि जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे चार्ज का सक्शन हो जाए और वहां पे एयर का सक्शन हो जाए। लॉजिक वही है, उसको नहीं बदलना है, टेंडेंसी भी सेम है। ओके, अब इग्निशन और इंजेक्शन की बात सबसे लास्ट में करेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए एग्जॉस्ट वॉल्व कब खुल रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा उसके कुछ पहले 50 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वॉल्व खुल रहा है। अब एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया बीडीसी कुछ पहले, और बंद कब हो रहा है, बंद हो रहा है ये देखिए ये हो रहा है बंद 20 डिग्री बाद। मतलब एग्जॉस्ट वॉल्व पहले खुलता है और बाद में बंद होता है। क्या चीज निकलती है, कंबशन गैसेस। कौन सी, जिनका प्रेशर भी लो है, टेम्परेचर भी लो है, इंथैल्पी भी लो है, जिससे आपने सारा हीट एनर्जी वर्क के रूप में ले लिया है, इंथैल्पी उसका गिर गया है। अब यहां पे देखिए पावर स्ट्रोक के दौरान ये देखा एग्जॉस्ट वाल्व खुला, कितने पहले खुला, 50 डिग्री पहले खुला। ये कितना है, 50 डिग्री पहले खुला। और इसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व बंद कब हुआ, ये हुआ एग्जॉस्ट वाल्व बंद। कितनी देर बाद बंद हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हुआ 15 डिग्री बाद। इसका मतलब एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी के पहले खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है आपका टीडीसी के बाद। इसका मतलब इस दोनों डायग्राम में देखिए सक्शन स्ट्रोक की जो टेंडेंसी है और जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक की टेंडेंसी है, उसमें जो वाल्व के खुलने और बंद होने का लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ है कि यहां पे इग्निशन हो रहा है, एक बार मैं मिटा रहा हूं बेटा थोड़ा सा, यहां पे इग्निशन हो रहा है,
ये इग्निशन दिखाया गया है, देखिए ये और यहां पे इंजेक्शन हो रहा है। अब इग्निशन और इंजेक्शन में बेसिक फर्क क्या है, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कीजिए तो बस क्लियर। देखिए बेटा, इग्निशन जो है, इग्निशन का मतलब है चिंगारी का आना। चिंगारी आई, जल उठा। ये वन टाइम प्रोसेस है या इंस्टेंटेनियस है या वन टाइम अफेयर है। हार्ट अटैक पड़ा, हम मर गए, खत्म। मरना तो सबको है, अटैक पड़ के मर जाएंगे, तुरंत खत्म। कोई हमें तकलीफ होगी, बाद में थोड़ा रोएंगे लोग, 2-4 दिन बाद सब सही हो जाएगा। इंस्टेंट डेथ होती है, हार्ट अटैक पड़ता, एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ। ये एक डेथ हुई इंस्टेंट। दूसरा, मालूम चला मुझे कैंसर हो गया तो मरना तो है। अब 6 महीने में मरेंगे कि साल में मरेंगे कि 2 साल मरेंगे ट्रीटमेंट के बाद, वो अलग बात। तो कैंसर से भी डेथ हो रही है, फेल से भी डेथ हो रही है। बट हार्ट फेल जब होता है तो समय नहीं मिलता, 10, 12, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे में गायब। और कैंसर है तो 6 महीना, साल, 2 साल, एक ड्यूरेशन होता है कैंसर में। लास्ट में आदमी बहुत बेटा बुरी तरह से तड़पता है, को भी तकलीफ होती है, परिवार को भी तकलीफ होती है। हम लोग मनाते हैं भैया जाना ही है तो हार्ट फेल से जाएं, कम से कम खुद को भी कम तकलीफ हो और परिवार वालों को भी कम हो। दुख तो होना ही है, जब भी कोई हमारा प्रियजन जाता है दुख होता है। तो हम ये कह रहे हैं इग्निशन है हार्ट फेल और इंजेक्शन है कैंसर। तो इग्निशन इज ए वन टाइम अफेयर, एक बार में होता है। तो आप चिंगारी आई, कब आई? पिस्टन टीडीसी पे पहुंच रहा है, पिस्टन टीडीसी पे आ रहा है, उसके 15 डिग्री पहले चिंगारी आई, 15 डिग्री पहले आई नहीं सर, 10 डिग्री पहले आई, 10 डिग्री पहले आई, वो चिंगारी आ गई, फिर जल गया। अब चिंगारी आ गई, चिंगारी आती रहेगी, ऐसा नहीं है। चिंगारी आते ही पूरा फ्यूल एक साथ धमाके के साथ जलता है। हमको ऑटो साइकिल पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक्सप्लोड करता है, धमाके के साथ फटता है। तो बस चिंगारी आई फिर धड़ा, चिंगारी आई फिर धड़ाम सा। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, एयर सक हो गई, एयर कंप्रेस हो गई। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या है, हाई प्रेशर पे एयर है, इसका टेम्परेचर भी हाई है। कितना है डिस्कस किया था, 450-500 डिग्री। अब ऊपर से डीजल आता है। अब डीजल की एक बूंद नहीं आती, डीजल का फुहारा आता है। अब डीजल कितना आएगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको इंजन से कितनी ताकत चाहिए, ये हम लोग आगे देखेंगे, परेशान मत हो। तो डीजल का फुहारा, अब इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन स्टार्ट। तेल आना शुरू हो गया, तेल आ रहा है, पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा, तेल आ रहा है, आ रहा और तेल आना बंद हो गया। तो इंजेक्शन स्टार्ट और इंजेक्शन फिनिश, इंजेक्शन स्टार्ट, इंजेक्शन फिनिश। तो हम कहते हैं इंजेक्शन शुरू हुआ, तेल का फुहारा आना शुरू हुआ और तेल का फुहारा आना बंद हो गया, तो हम लोग बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। यहां देखिए, सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर सक हो गई, अब कंप्रेशन में एयर कंप्रेस हो रही। अब देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उस वक्त फ्यूल को इंजेक्ट होना चाहिए था। लेकिन देखा, फ्यूल का इंजेक्ट होना वन टाइम अफेयर नहीं है, ये एक ड्यूरेशन होता है। तो आइए, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला था उसके 5 डिग्री पहले, देख रहे हैं बेटा, उसके 5 डिग्री पहले एफआईएस का मतलब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, तेल आना शुरू हुआ और उसके बाद तेल आता रहा। कब तक? देखिए, ये यहां पे जाके फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। और ये ड्यूरेशन कितना है देख रहे हैं आप, ये ड्यूरेशन है 25 डिग्री। इसका मतलब देखिए, टीडीसी के 5 डिग्री पहले से फ्यूल आना शुरू हो गया, यह है फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, एफआईएस। और कब तक आता रहा? 20 डिग्री बाद तक, 25 डिग्री बाद तक। इसका मतलब जो तेल आया वो कितने क्रैंक रोटेशन में आया, फ्यूल इंजेक्शन कितनी देर हुआ? सर टाइम में तो नहीं मालूम, निकाला जा सकता है। सर 5 डिग्री पहले शुरू हुआ और 25 डिग्री बाद तक गया, मतलब कितने क्रैंक रोटेशन तक तेल आया? 30 डिग्री क्रैंक रोटेशन के समतुल्य तेल आया। तो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कब हुआ, फ्यूल इंजेक्शन क्लोज कब हुआ? तो इंजेक्शन इज ए ड्यूरेशन, ये एक समय होता है, समय अंतराल होता है जिसके अंदर तेल आता है। जबकि इग्निशन जो है वन टाइम अफेयर है। तो यहां पे इग्निशन कब होता है? टीडीसी के पहले। लेकिन यहां पे इग्निशन के स्थान पे क्या है? इंजेक्शन। तो इंजेक्शन शुरू तो होता है टीडीसी के पहले, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, वो डिपेंड करता है इंजन के ऊपर लोड कितना है। क्योंकि इंजन के ऊपर जितना लोड होता है उतनी ही ताकत डेवलप करनी होती, उस ताकत को डेवलप करने के लिए उतना ही तेल डालना पड़ता है। तो ये काम कंट्रोल करता है, थ्योरी ऑफ मशीन में आप पढ़ते हैं गवर्नर, तो हम लोग आगे देखेंगे क्वालिटी गवर्निंग। तो गवर्नर के द्वारा इस काम को हम अचीव करें। तो 5 डिग्री पहले आएगा, 25 डिग्री बाद बंद होगा, या 10 डिग्री पहले आएगा और 30 डिग्री बाद बंद होगा। मतलब अगर ये क्रैंक रोटेशन 30 डिग्री का है तो तेल थोड़ा कम आएगा, और ये थोड़ा सा मान लीजिए 10 डिग्री पहले शुरू हो गया
और ये 30 डिग्री तक हुआ, इसके बाद तो कुल रोटेशन कितना हुआ, 40 डिग्री हुआ। तो किस केस में तेल ज्यादा आएगा, इस केस में तेल ज्यादा आएगा, क्योंकि शुरू हुआ है यहां पे और खत्म हो रहा है यहां पे। तो मानी बात है कि 40 डिग्री क्रैंक के घूमने तक तेल अंदर आता रहेगा, और इस दौरान जब तेल ज्यादा आएगा तो उसको जलाओगे तो हीट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा हीट मिलेगी तो उससे आप ज्यादा कार्य प्राप्त करेंगे। ज्यादा कार्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ज्यादा तेल डाल के, सब जरूरत है, इंजन पे लोड है, इंजन पे लोड ज्यादा है तो हम ज्यादा तेल डाल के ज्यादा कार्य पैदा करना चाहते हैं। एक एडजस्ट करता है गवर्नर। अब फर्क सिर्फ क्या बताया मैंने कि यहां पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन कंप्लीट, इसी बात को हमने यहां पे बोला है। इसका मतलब अब यहां पे 6 रीडिंग हो जाएंगी। सक्शन वॉल्व ओपन जैसे होता था, थीटा डिग्री पहले टीडीसी के, ओके। सक्शन वॉल्व क्लोज, थीटा डिग्री बाद बीडीसी के। एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन, बीडीसी के कुछ पहले, बीडीसी के थीटा डिग्री पहले। एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, टीडीसी के कुछ देर बाद, टीडीसी के कुछ देर बाद एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होता है, देखिए यहां तक सही है। लेकिन अब बीच में आ जाएगा फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, टीडीसी से कुछ पहले, कितना पहले, 5 डिग्री पहले। FIS फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, ये है 5 डिग्री पे, और फ्यूल इंजेक्शन कंप्लीट्स या फिनिश, ये कब तक की, ये है यहां पे, ये फ्यूल इंजेक्शन, ये कितना है, 25 डिग्री। तो अब इसका मतलब, लेकिन अब एक यहां पे बहुत अच्छी चीज, किताबों में एक नया वॉल्व डीजल इंजन में वो लोग कहते हैं फ्यूल वॉल्व। तो जरा समझिएगा बेटा, अभी तक हमारे पास इनलेट और आउटलेट वॉल्व थे, कभी कभी वो लोग बोलते हैं फ्यूल वॉल्व। तो यहां पे बेटा डीजल इंजन में ही इस्तेमाल होता है ये शब्दावली। यहां पे फ्यूल वॉल्व का मतलब है जहां से तेल या डीजल आता है। तो पूछेगा फ्यूल वॉल्व ओपन्स, इसका मतलब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, तेल कब आना शुरू हुआ, तेल कब तक आता रहा। तो कभी कभी इस चीज को फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट या फ्यूल इंजेक्शन कंप्लीट न बोल के बोल देते हैं फ्यूल वॉल्व ओपन और फिर फ्यूल वॉल्व क्लोज। फ्यूल वॉल्व ओपन हुआ तो तेल आना शुरू हुआ, और फ्यूल वॉल्व क्लोज हुआ तो तेल आना बंद हो गया। नल में पानी आना शुरू हुआ 6:25 पे और 6:28 पे बंद हो गया। तो पानी कब आना शुरू किया, 6:25 पे, बंद कब हो गया, 6:28 पे। लेकिन होली के दिनों में पानी लंबा देते हैं, जो जानते हैं नहाने धोने के लिए आदमी की जरूरत है, खूब रंग खेला है, तो पानी स्टार्ट होगा और देर तो 2 घंटे आएगा, 2.5 घंटे आएगा। तो ये हुआ फ्यूल इंजेक्शन। इसका मतलब बस एक रीडिंग में परिवर्तन आ गया और वो आ गया फ्यूल वॉल्व की रीडिंग। और कैसे होगी मैंने समझाने की कोशिश की। सर ये पहले क्यों देते हैं, बाद में क्यों देते हैं, मैंने कहा सारी चीजें चैप्टर 5 में आएंगी बेटा। जो कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हर चीज की शुरुआत हो जा रही है, फिर इसके लिए एक एक चीज के लिए पूरा पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अब एक मजेदार चीज देखने वाली है, जिसको करके हम बस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, 2-3 मिनट में कंप्लीट करते हैं। सर एक चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मैंने कहा बताइए। सर देखिए, आपने इनलेट वॉल्व को कब खोला है, मैंने कहा इनलेट वॉल्व को खोला है मैंने सक्शन के पहले, सक्शन के 15 डिग्री पहले। तो सक्शन के पहले खोला है मतलब किस स्ट्रोक में खोला है, मैंने कहा भाई सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो सक्शन के पहले क्या पड़ेगा, पिछले साइकिल का एग्जॉस्ट। इसका मतलब समझिए, साइकिल चल रही थी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में चल रहे हैं। एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ। अब हम टीडीसी पे भी नहीं पहुंचे, अभी हम टीडीसी पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपने सक्शन वाल्व खोल दिया। अब सक्शन वाल्व खुल रहा है, अब इस वक्त एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला हुआ है, सक्शन वाल्व भी खुलना शुरू हो चुका है। अब आप पहुंचे जब टीडीसी पे, एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला हुआ है, आप बंद नहीं करते, एक्चुअल टाइमिंग में आप एग्जॉस्ट वाल्व को बाद में मत करते हैं, और इनलेट वाल्व भी खुल गया। तो जरा देखिए, आप चल रहे हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, देखिएगा बेटा ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है, अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है। अब एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, कहां बंद होता है सर, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है टीडीसी के बाद। टीडीसी के बाद का मतलब ये ऊपर चले जाएंगे, इसके बाद जब नीचे आएंगे सक्शन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, तब एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो रहा है टीडीसी के बाद, और सक्शन वाल्व खुल रहा है टीडीसी के पहले। इसका मतलब जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। सर ये देखिए इनलेट वाल्व खुला हुआ है, इस वक्त देखिए इनलेट वाल्व खुल गया। आप इस आ रहे हैं यहां पे सर, इनलेट वाल्व खुल गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान आप आ रहे हैं सर, यहां पे आपने इनलेट वाल्व खोल दिया। अभी आप ऊपर नहीं पहुंचे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला हुआ है सर, आप ऊपर पहुंच रहे हैं, आपने इनलेट वाल्व खोल दिया,
और ऊपर जा रहे थे। जब आपने इनलेट वॉल्व खोल दिया, एग्जॉस्ट वॉल्व खुला हुआ है, इनलेट वॉल्व खोल दिया और आप टीडीसी पे पहुंचे। अब इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या है सर, इनलेट वॉल्व आप खोल चुके हैं और एग्जॉस्ट वॉल्व खुला हुआ है, तो दोनों वॉल्व खुले हुए हैं। तो जरा देखिएगा गौर से, ये जो पीरियड है आपने इनलेट वॉल्व खोल दिया, एग्जॉस्ट वॉल्व भी खुला हुआ है और अब जाके आपने एग्जॉस्ट वॉल्व बंद किया। अब आप नीचे आ रहे थे, टीडीसी के नीचे आ रहे थे, अब आपने एग्जॉस्ट वॉल्व बंद किया। सक्शन वॉल्व तो खुला हुआ है, वो तो आप बंद करेंगे बीडीसी के बाद। अब आप नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में यहां से यहां तक क्या हुआ, इनलेट वॉल्व भी खुला हुआ है और एग्जॉस्ट वॉल्व भी खुला। एक हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्व ओवरलैप। अब वॉल्व ओवरलैप क्या होता है? वॉल्व ओवरलैप वह पीरियड या समय होता है जिसमें दोनों वॉल्व खुले रहते हैं। कौन कौन से? सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व खुले रहते हैं। तो वॉल्व ओवरलैप वह समय कहलाता है जिसमें वह टाइम पीरियड होता है। वॉल्व ओवरलैप होता क्या है? वो टाइम पीरियड होता है या समय अंतराल होता है व्हेन बोथ वॉल्व, यहां पे बोथ वॉल्व का मतलब क्या है बेटा? सक्शन और एग्जॉस्ट, बोथ वॉल्व्स आर ओपन। सर ऐसा करके कुछ फायदा मिलता है? मैंने कहा यस। तो इनको क्यों खुला रख देते हैं? मैंने कहा बेटा अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जब चलेंगे टू स्ट्रोक इंजन में, वहां पे एक नई चीज देखेंगे, स्क्वेंजिंग। तो ये जो वॉल ओवरलैप हम प्रोवाइड करते हैं जानबूझ के, बहुत ज्यादा नहीं देते। ये वॉल ओवरलैप देखो बेटा, यहाँ पे क्या है 15 डिग्री और यहाँ पे कितना है 20 डिग्री, कुल मिला के कितना हो रहा है ये 15 और 20 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री होगा चीज, मतलब वॉल ओवरलैप कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते। एक्सेसिव देंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल ओवरलैप क्यों देते हैं? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वॉल ओवरलैप। देखिए बेटा ये सारी बातें 4 स्ट्रोक इंजन की हैं। तो वॉल ओवरलैप जैसी चीज या फिनोमिना या घटना हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन में होगी, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में इंजन निर्माता वॉल ओवरलैप देता है। 2 स्ट्रोक में ऐसा कुछ नहीं होता। इस वॉल ओवरलैप का पर्पस होता है स्क्वेंजिंग, स्क्वेंजिंग के लिए देता है। तो अगर कभी कभी पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है, 2 स्ट्रोक की स्क्वेंजिंग पूछी जाती है कि 4 स्ट्रोक इंजन में स्क्वेंजिंग कैसे प्राप्त करते हैं? जवाब आएगा वॉल ओवरलैप के द्वारा। तो वॉल ओवरलैप स्क्वेंजिंग प्रदान करता है या स्क्वेंजिंग करने में मदद करता है। तो स्क्वेंजिंग क्या होती है? थोड़ा इंतजार कीजिए, 2 स्ट्रोक साइकिल जब करेंगे तो स्क्वेंजिंग अपने आप, तो वहां हम आपको दिखाएंगे 2 स्ट्रोक में स्क्वेंजिंग कैसे करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर 4 स्ट्रोक में स्क्वेंजिंग कैसे करते हैं? तो मैं जवाब दूंगा 4 स्ट्रोक में स्क्वेंजिंग वॉल ओवरलैप, वॉल ओवरलैप से हम लोग 2 स्ट्रोक में स्क्वेंजिंग। इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज बेटा की प्रॉब्लम भी हो गई है, क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं।